किसी तरीके से इमरान खान को सलाखों के पीछे डाला जाए। अब इनके पास ऑप्शन यही है कि खान को खत्म कर दें। करंट अकाउंट डेफिसिट पे चैलेंज है, उसमें रुपए की कदर है, वो कितनी स्टेबल रहेगी। ये जो जीत है सिंध रेंजर्स के नाम कर दो। हम किसी प्रॉब्लम में हम उसको इनकार कर एक्सेप्ट ही नहीं करते। साइकी आपके बॉडी पे असर करती है। I had abdominal pain. I came back for duty. आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू पाकिस्तान। आप सबको आज हफ्ते का पहला दिन दोबारा से एक नए अज़्म के साथ बहुत बहुत मुबारक हो तलहा। और आपको भी कल ईद जश्न मिलादुन नबी बहुत ज़ोरों शोरों से मनाया गया। बहुत ज़्यादा ईद मुबारक तमाम देखने वालों को, एक बार फिर ईद मुबारक और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि एक अच्छी सुबह का आगाज़ हुआ होगा, एक अच्छे हफ्ते का आगाज़ हुआ होगा, मुल्क की खातिर, कौम की खातिर, लोगों की खातिर, क्योंकि यकीनन वी नीड इट। और हमेशा हम प्रोग्राम शुरू करते हैं अपने कोट ऑफ द डे से। वर्दा ब्रिंग्स अस अ कोट ऑफ द डे। क्या लाई हैं आप आज वर्दा? वैसे आप आज कुछ डिफरेंट सी लग रही हैं। मैं डिफरेंट सी क्यों लग रही हूँ? ऐसे से लग रहा है कि आज आप जो हैं स्पेशल तैयारी करके आई हैं। नहीं Looking ऐसे, different. तो नो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, मैंने आज बाल ज़्यादा टाइड अप किए हुए हैं तो शायद इस वजह से आपको डिफरेंट लग रहा हो, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता तलहा कि हम दोनों की मैचिंग कैसे हो जाती है। ऑटो पे ऑटो पे चल रहा है ऑटो सब जैसे मुल्क की काफ़ी चीज़ें ऑटो पे चल रही हैं। जैसे मुल्क की काफी चीजें ऑटो पे चली, बिल्कुल सही कहा आपने। स्टार्ट करते हैं आज के कोट ऑफ द डे से। तो आज का कोट ऑफ द डे आप लोगों के लिए है कि लाइफ इज नॉट अबाउट हैविंग एवरीथिंग, इट्स अबाउट फाइंडिंग मीनिंग इन एवरीथिंग। यानी कि इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं कि हम जो भी लाइफ में पाते हैं उसके वो सब कुछ हमारे लिए वही हो। असल हकीकत ये है कि जो भी आपको लाइफ से मिलता है उससे आप कोई सीख लें, उसके मायने देखें या उसके पीछे होने वाली मसलहत को समझें, तो फिर आप सब कुछ पा लेते हैं। यकीनन मैंने देखा हजरत इंसान वर्दा एक दौड़ में है। वो दौड़ ये है कि इतना पैसा कमाओ, इतना पैसा कमाओ कि मेरी 100 पुश्तें खाती रहें बैठ के। हर चीज़, हर सहूलत, हर हमारे पास दुनिया की जो है ना, कहते हैं ना, याशे हमारे पास मौजूद हो। बट सैडली हकीकत ये है कि खुश वो लोग हैं वर्दा जिनके पास थोड़ा सा भी है और वो अल्लाह का बेहद शुक्र अदा करते हैं। शुक्र और सब्र, ये दो बड़ी ताकतें हैं हमारे दीन की। अगर हम छोटी छोटी नेमतों का अल्लाह का शुक्र अदा करते रहेंगे तो हमें वो नहीं होगा कि यार वो चीज़ हमारे पास नहीं है, वो चीज़ हमारे पास नहीं है। हमें ये रियलाइज करना चाहिए क्या चीज़ हमारे पास है और अपने से ऊपर ना देखो, नीचे देखो, नीचे देखो, कि हमेशा खुश रहोगे और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहोगे। तलहा वो शख्स बहुत लकी है जिसको रात में सुकून की नींद आती है और जो कम खाने में भी सुकून के साथ अपनी फैमिली के साथ हंसी खुश जिंदगी गुजार रहा होता है। ज्यादा के चक्कर में, ज्यादा की लालच में आप देखें आप में सुकून बर्बाद करते हैं, रातों की नींद हराम करते हैं और उसके बाद आखिर में आपको क्या मिलता है? टेंशन, डिप्रेशन और बीमारियों के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए कहते हैं ना, पैसा बहुत सुकून नहीं। हाँ, टॉप स्टोरीज पे नजर डालते हैं। पीटीआई लॉन्ग मार्च की तारीख तो ना आई, मियां साहब की री लॉन्चिंग सामने आ गई। मनपसंद सहाफियों को मनपसंद जवाबात कौन से नए प्लान का हिस्सा है, जानने की कोशिश करेंगे आज। रेसलिंग रिंग पर पाकिस्तानी बरतरी बरकरार, शेर खान ने अपने नाम की धाक खूब बढ़ा रखी है। एशियन चैंपियन के टाइटल का दिफा करने वाले कौमी हीरो से आज आपको मिलवाएंगे। तिब के शोबे में खिदमत का एतराफ, डॉक्टर सीमी जमाली एजाजी लेफ्टिनेंट कर्नल बन गई। कामयाबी की कहानी उन्हीं की ज़बानी आज जानेंगे। दुनिया बोल है। और दुनिया में 4 में से हर एक शख्स जहनी तनाव का शिकार है, फिर भी दिमाग का इलाज कराने आज भी टैबू क्यों समझा जाता है? वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पर जवाब जानने की कोशिश करेंगे। ये आखिरी वाली अच्छी थी वर्दा। वर्ल्ड हेल्थ डे पर जानने की कोशिश करेंगे क्यों है सबके दिमाग खराब। हाँ, ये एक टैबू क्यों समझा जाता है? हमने पहले भी अपने शो में जिक्र किया है इस बात का कि इस चीज़ को क्यों टैबू बनाया हुआ है कि अगर आपको कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है और उसके इलाज के लिए आप किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं तो आपको क्यों समझा जाता है कि यार अरे ये तो पागल हो गया है, इसका दिमाग खराब है। इसकी रीजन मेरी नजर में बढ़ता है कि हमारे मुल्क में पढ़े लिखे लोग जितने हैं वो ज्यादातर पढ़े लिखे जाहिल हैं, जिसकी वजह से ये टैबूज क्रिएट होते हैं। लेकिन एक और बड़ी अच्छी खबर है वर्दा, वो ये है कि आपको याद है अब्दुल्ला चांडियो हमारे शो पे आ चुके हैं कई मरतबा। उनका मुकाबला हुआ इंडिया के फाइटर से
9 तारीख को, और दुबई में मुकाबला हुआ BKK बेयर नकल कॉम्बैट के प्लेटफॉर्म से, और उन्होंने इंडिया के फाइटर को सेकंड राउंड में नॉकआउट कर दिया। वाओ, अच्छा नहीं, लास्ट टाइम वो आए भी थे जब वो आए भी खेलने थे। जा रहे और थे। मैंने अभी प्रोड्यूसर साहब से बोला है कि वो वीडियो जो है थोड़ी देर में अपने व्यूअर्स के लिए निकालेंगे और दिखाएंगे किस तरीके से पाकिस्तान ने भारत को नॉकआउट किया। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। दुबई में पाकिस्तान के नारे लगे और मालूम पड़ा कि पाकिस्तानी फाइटर्स किसी से कम नहीं है। सब जिलाली परचम उन्होंने लहराया, किस तरह लहराया दिखाने की कोशिश करेंगे आगे चल के आपको आज के शो में। हमने दुआ भी की थी और उनको ऑल द बेस्ट भी कहा था कि भाई आप किसी से भी हारे ना हारे, बस भारत से नहीं हारना, उसी में हमारी आधी ज्यादा जीत हो जाती है। और आई एम ग्लैड कि हम जीत गए हैं माशाल्लाह से। और तला आगे बढ़ते हैं, जब तक हमारे प्रोड्यूसर साहब वीडियो भी निकालते हैं, व्यूअर्स को दिखाएंगे भी। लेकिन टॉप ट्रेंड में आपको पता है आजकल क्या चल रहा है? ट्विटर की बात करेंगे आप। ट्विटराटी आजकल जो है ना कुछ भी चला सकते हैं। बताइए आज क्या है? नहीं, लेकिन अभी हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज सेंटोरस मॉल जो है वो टॉप ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि सेंटोरस मॉल में आग लग गई है उनके 4th फ्लोर पे, और उसके खिलाफ जो है वो FIR भी काट दी गई है। आप देख भी सकते हैं, ये देखिए, हम देख रहे हैं इंतज़ामिया ने जो है वो सेंटोरस मॉल को सील भी कर दिया है। टॉप ट्रेंड में अब तक 18,600 से ज़ायद सारिफीन ट्विटर स्पेस पर जो है वो ट्वीट कर चुके हैं इस टॉपिक के ऊपर। और इसके अलावा ईद मिलादुन नबी भी काफी टॉप ट्रेंड कर रहा है। तला कोई रेस्टोरेंट था यहाँ पे सेंटोरस मॉल में जिसमें आग लगी थी। यकीनन मॉल्स के अंदर सेफ्टी मेजर्स, प्रिकॉशनरी मेजर्स बहुत ज़्यादा होने चाहिए, खास तौर पे आग लगने की सूरत हाल पर। देखा यही जाता है कि मॉल्स के अंदर जो फूड कोर्ट्स होते हैं नॉर्मली वहाँ से आग उठती है, क्योंकि ऑफकोर्स वहाँ किचन होता है, गैस सिलेंडर होते हैं, कुछ भी लीक हो सकता है, कहीं से भी आग लग सकती है और आग पकड़ जाए तो फिर हर चीज़ अपनी लपेट में ले लेती है। और ऐसा ही देखा गया सेंटोरस मॉल में भी कि देखते ही देखते आग ने कई फ्लोर्स को अपनी लपेट में ले लिया और फिर एक पूरी बिल्डिंग इफेक्ट हो गई। यकीनन बड़े अफसोस की बात थी, और हमें सोचना चाहिए कि वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से ऐसे हादसा रूनुमा होते हैं और उनको कंट्रोल किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कोई जानी नुकसान नहीं सामने आया। सेफली मॉल को सबसे बाहर निकाल लिया गया है। बिल्डिंग का नुकसान हुआ है, अलबत्ता इस पे जो है वो केस भी फाइल किया गया है, लेकिन देखने में आएगा आगे। वैसे कूलिंग का सिलसिला जारी है, आगे देखते हैं कि क्या होता है। बाकी सूरत हाल से आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन इसके अलावा जैसे हमने बताया कि ईद मिलादुन नबी भी कल से अब तक टॉप ट्रेंड पर है। कल पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ईद मिलादुन नबी बहुत ही जोश खरोश के साथ मनाया गया। काफ़ी मिलादुन नबी के जो महफिल थी वो सजाई गई, उनका सिलसिला जारी रहा। और टॉप ट्रेंड में अब तक 69,000 से ज़ायद सारिफीन ट्वीट कर चुके हैं इस पर। और साथ साथ एक और एक अजीब सा मैं ट्रेंड देख रहा हूँ इस वक्त ट्विटर के ऊपर। आफ्ताब इकबाल के नाम से ट्रेंड चल रहा है, और वो इसलिए चल रहा है कि उन्होंने बाबर आजम हमारे कप्तान को और रिजवान को लताड़ दिया, धकेल दिया, थपेड़े मार दी, और जिसके बाद उनके जो शायकीन थे, उनके जो फैंस थे, वो उठ खड़े हुए हैं ट्विटर पे और कह रहे हैं कि भाई आफ्ताब इकबाल साहब बस ठंडे हो जाइए, ठंडे हो जाइए, ज़्यादा गर्म होने की ज़रूरत नहीं है। और तला इसके अलावा एक और बहुत ही मैं कहूँगी एक डिफरेंट सी चीज़ और एक बहुत ही यूनिक चीज़ जो एंड करी, वो है पाकिस्तानी सियासत में नवाज शरीफ टॉप ट्रेंड में शामिल हो चुके हैं, क्योंकि वो दोबारा से मियां साहब की जो है वो रीलॉन्चिंग हुई है। उनका इंटरव्यू भी कल काफ़ी ज़्यादा जो है वो वायरल हो रहा था। और ट्विटर पर नवाज शरीफ के हालिया जो उनका इंटरव्यू नशर होने वाले इंटरव्यू सारिफीन से पता चला है कि अब तक 15,000 से ज़ायद सारिफीन इस पर ट्वीट कर चुके हैं। और ट्वीट क्या की है आपको दिखाते भी हैं स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं कितने लोगों ने ट्वीट। अच्छा, नवाज शरीफ साहब की बर्दाश्त सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वो मीडिया से बात ही नहीं कर सकते बिना पर्ची सामने रखे, लेकिन कल पर्ची नहीं थी, नोट सामने रखे। कल बराबर में मरियम थी। जब ये सैटरडे को इंटरव्यू हुआ तो अपने मनपसंद पहले तो रिपोर्टर्स आ गए, ओके नो प्रॉब्लम। वो तो हमेशा ही होता है, देखा यही जाता है कि मनपसंद रिपोर्टर्स आते हैं, मनपसंद सवाल उनको लिख के दिए जाते हैं कि इन्हीं टॉपिक से बात होगी। लेकिन हुआ ये था कि फिर उनके 3-4 टेक्स हो गए, रीटेक हुए, नहीं जी मैंने बात सही नहीं लग रही, मैंने फंबल कर। 6 टेक्स के बाद फिर वो एडिटिंग पे गई है वीडियो, फिर वो एडिट होके आई है, मरियम नवाज बीच में डायरेक्शन देती रही हैं। इससे वाज़ेह हो गया कि शायद थिएटर की ट्रेनिंग लेनी चाहिए, नापा भेजना चाहिए इन्हें, ताकि ये बेहतर स्पीच कर सकें। मेरे ख्याल से ज़िया मोइनुद्दीन साहब की अगर क्लास ले लेंगे नवाज शरीफ साहब तो उनकी तकरीर बेहतर हो जाएगी, और फिर उन्हें मरियम नवाज से टिप्स भी नहीं लेनी पड़ेगी। तला इसलिए मैंने आपसे कहा कि इस दफा पर्ची सामने नहीं थी, लेकिन बराबर में मरियम जरूर थी। लेकिन इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन में चल क्या रहा है, लॉन्ग मार्च PTI की आने का इम्कान था, वो नहीं आई। लेकिन हाँ, नवाज शरीफ साहब की लॉन्चिंग हो गई। इसी बारे में गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद है चंदाना गुलजार, PTI की MNA है, उनको वेलकम कहते हैं अपने शो में। और पूछेंगे कि चंदाना जी बताइएगा कि वजह क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लॉन्ग मार्च का हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डेट आएगी, लेकिन डेट तो आई नहीं, रीलॉन्चिंग हो गई मियां साहब की। तो इसकी वजह क्या है, लॉन्ग मार्च की डेट्स को क्यों इतना डिले किया जा रहा है? शुक्रिया जी, और सुबह खैर आपको भी और आपके तमाम व्यूअर्स को। इफ़ आई स्टार्ट ऑन अ लाइटर नोट, आई थिंक कल जो मियां साहब का इन्होंने कोशिश की है री लॉन्च की, वो माजरत के साथ एक बहुत ही बड़ा फ्लॉप था। बिकॉज आई डोंट नो आपने वो देखा
और उसमें से एक जो क्लिप वायरल हुआ है कि मेरे पास 5 अरब रुपए मेरे सामने पड़े थे और मैंने बोला एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि ये गैरत वाली कौम है। मतलब इवन अ सीरियस पर्सन जो वाकई मुल्क के लिए गम करता है वो ये देखेगा और कहेगा सीरियस, ये मतलब ये कॉपी पेस्ट अब इस लेवल पे चला गया है। अगर आपको याद है कि खान साहब ने वो बच्चे की शर्ट पे सिग्नेचर किया था, जी। उसके अगले हफ्ते हर पाकिस्तानी जो अपने आप को लीडर समझता है उसने भी वो सिग्नेचर के पकड़ पकड़ के लोगों के इधर आओ भैया आगे पूछो कि इस शर्ट का फिर हुआ क्या, सिग्नेचर तो हो गया। खान की शर्ट का तो ऑफर मिली है तकरीबन $10 मिलियन की, जो लेटेस्ट हमने सुना है, एग्जैजरेटेड फिगर भी हो सकती है, 5 मिलियन का मुझे खुद उस बच्चे ने बताया था, जी। अबू बकर ने। तो एक तो ये मसला है। दूसरा जो मैं देख रही हूँ कि ये जो एक ये आप क्योंकि सवाल लॉन्ग मार्च का पूछा है बट मैं आपको उसका कॉन्टेक्स्ट बताना चाह रही हूँ कि एक तो ये हो रहा है कि ये लोग कोशिश करें कि खान की कॉपी करें, वो हो नहीं सकता। सही। ऑन द अदर हैंड ये जो नकली तोशा खाना केस, नकली प्रोहिबिटेड फंडिंग, तो ये इमेजिन टेररिज्म केस, दैट वाज अ जोक, अदालतों के साथ भी और पाकिस्तानियों के साथ भी। फिर ये जो था तौहीन अदालत, में आपको 100 वीडियोस दिखा सकती हूँ जिसमें जजों के बाकायदा मारपीट हुई है बट वहाँ कभी सुओ मोटो नहीं हुआ, इसमें हो गया। सो माजरत के साथ कोशिश यही हो रही है कि अगर हम खान के लेवल पे पहुँच नहीं सकते, यानी एब्सोल्युटली नॉट पार्ट 2 बन जाएं, तो एटलीस्ट उसको तो नीचे ले आए ना, वो भी नहीं कर पा रहे हैं। सो ये जो सारा सिंस मार्च हो रहा है टिल नाउ, इट्स एन ऑर्केस्ट्रा। आपने बिल्कुल सही बताया, ये वो थिएटर की ट्रेनिंग है, एंड रियली बैडली प्लेड। ऑन टॉप ऑफ दैट जो एक ये बयानिया लेके चले थे कि जी महंगाई मुकाओ मार्च, महंगाई तो नहीं मुकाई, गरीब को मुका दिया। 42% महंगाई पाकिस्तान की हिस्ट्री में 50 दफा आई है, और ये लॉन्ग मार्च Right. इसलिए हो रहा है, इसलिए लॉन्ग मार्च हो रहा है। मैं आपको थोड़ा सा, आई नो इकोनॉमिक्स बोरिंग होती, बट मैं आपको कॉमन सेंस या ले पर्सन टर्म्स में बता देती हूँ। जी। मैं खुद इकोनॉमी में काम कर चुकी हूँ तकरीबन 10-15 साल, 20 साल एट दिस पॉइंट इन टाइम। और मुझे याद है जब मैं एक इंटरनेशनल डिप्लोमेट थी पाकिस्तान के लिए, कॉन्ट्रैक्चुअल में ट्रेड नेगोशिएशंस करती थी जिनीवा में। उस ज़माने के सबके दोस्त हैं, मेरे भी दोस्त हैं इंटरनेशनल एम्बेसीज में। बहुत लोगों से मैंने पूछा कि पाकिस्तान का जेन्युइनली, हमारी जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है वो तो एक तरफ है, लेकिन हमें लोन्स क्यों नहीं मिल रहे। इस हुकूमत ने मांगे थे $6 अरब IMF से, 1 अरब बिलियन डॉलर मिल गया। फिर इन लोगों ने दोस्त ममालिक से पैसे मांगे थे, जो खान साहब ने सऊदी से लिया था, तो चाइना से लिया था, वही पैसा उन्होंने बोला कि आप रख लें, इसको हम वापस नहीं ले रहे, इसको रोल ओवर कर दें, ठीक है। यानी नया पैसा नहीं आ रहा मुल्क में। सही। जब नया पैसा नहीं आएगा, $30 अरब तक की ज़रूरत है हमें, ये मुल्क कैसे चलेगा, खाना कैसे खाएंगे, पेट्रोल कैसे खरीदेंगे। ये इंटरनेशनल बाइंग की बात कर रही हूँ, गैस कहाँ से आएगी, गल्ला गंदम कहाँ से आएगा, सैलाबों की वजह से तबाही फिर गई है। शानदाना, इन तमाम- वी स्पोकन टू, अब हमने कम से कम जो है 50 से ऊपर माहिर मुआशियात से बात की और उनसे पूछा कि भाई ये डॉलर नीचे कैसे आ रहा है, क्या फंडामेंटल्स हैं, क्या ये गेमिंग हो रही है। स्टैटिस्टिक्स हैं। तो हर किसी ने यही बोला कि कोई फंडामेंटल नहीं है, कोई इनफ्लो नहीं है, ये कैसे हो रहा है, बिल्कुल। किसी को समझ में नहीं आ रहा है, बस नहीं, जादू सबको हो रहा है पता ऐसे लग रहा है। नहीं नहीं, पैसे बनाए जा रहे हैं ठीक ठाक पैसे, डॉलर कम होता है फिर ज्यादा होता है, पाकिस्तान के मालदार एज यूजुअल मजीद मालदार हो जाते हैं। ये तो बच्चों की गेम से खेलते, मैनिपुलेशन करते हैं ये कैश के साथ। देख लेंगे कुछ हफ्तों बाद ये दोबारा महंगा हो जाएगा। बॉटम लाइन इज द फॉलोइंग, जब तक आपका नेशनल असेंबली में 342 लोग नहीं बैठेंगे, जब तक दुनिया को एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं नजर आएगी, चाहे वो आपकी इंटरिम गवर्नमेंट हो, चाहे ये नया इलेक्शन कराएं या 123 रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करके दोबारा एक कराएं और असेंबली को भरें, तब तक पाकिस्तान को कोई पैसे नहीं देने वाला। और जब तक पाकिस्तान, देखिए कोई चैरिटी नहीं करता लोग। सिंधाना, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लीज। जी जी। पीटीआई के सपोर्टर्स को ये इमेज जा रहा है कि क्योंकि जी। ऑपोजिशन नून लीग और पीडीएम इतनी डर्टी पॉलिटिक्स पे उतर आए हैं, ऐसी कन्फ्रंटेशन चाहते हैं, ऐसा जी। जलाओ घिराव चाहते हैं, ऐसी लड़ाई चाहते हैं, जी। इनका ख्वाब है किसी तरीके से इमरान खान को सलाखों के पीछे डाला जाए। शायद बिल्कुल। पीटीआई के सपोर्टर्स को ये लग रहा है कि खान साहब या पीटीआई प्रेशर में आ गई है, इसीलिए अभी तक लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं हुआ है। नहीं नहीं नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। देखिए, जो मैंने आपको बताया कि जब से हुकूमत आई है, ये नकली हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि खान साहब को 5-10 साल गायब कर दें कि शायद इनकी खोई हुई पॉपुलैरिटी या इज्जत 10 साल में वापस आ जाए। वो नहीं आ सकती, वो हमको पता चल गया है। अब इनके पास ऑप्शन यही है कि खान को ख़त्म कर देना, अल्लाह ना करे, और फिर पाकिस्तान को माशाल्लाह मजीद ख़त्म कर दे। गेम प्लान इनका ये है।
लेकिन खान साहब किसी प्रेशर में नहीं है। शंदाना जी यहाँ पे एक मार्च सवाल सिर्फ करना जी शंदाना ये सवाल करना चाहूंगी यहाँ पे कि जैसे तलहा ने जी, कहा जी। कि जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं वो कंफ्यूजन का शिकार हैं इस वक्त कि लॉन्ग मार्च की नहीं, डेट का नहीं। आए दिन खामी ये सवाल सुन लीजिएगा प्लीज कि खान साहब आए दिन जो है वो इस बात का ऐलान कर रहे हैं अपने काफी जलसों में भी उन्होंने कहा है कि मैं कॉल देने लगा हूँ, मैं कॉल जी। देने वाला हूँ, तारीख का किसी को नहीं पता, सिर्फ मुझे ही पता है। लेकिन ऑन द अदर साइड हम देखते हैं कि जो नून लीग है वो अपनी सारी स्ट्रैटेजीज जो वो करना चाहती थी, जिस प्लान के साथ वो हुकूमत में आए थे, वो तमाम प्लानिंग जो है वो सुरखरू हो रही है, उनकी तमाम अहकाम बिल्कुल। पूरे हो रहे हैं। मियां साहब जी। को वापस लाने की पूरी तैयारी हो रही है। सुनने में ये भी आ रहा है कि इलेक्शन के वक्त, इलेक्शन चंद रोज पहले मियां साहब वापस आ जाएंगे। तो क्यों जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतना डिले कर रही है कुछ भी करने में, लॉन्ग मार्च की कॉल देने में, जबकि नून लीग पूरी अपने तमाम चीजें पूरी कर रही है? तो ये भी तो एक बहुत देखिए, सवाल है जो सपोर्टर्स पूछना चाह रहे हैं। If I could complete what I was saying earlier, लॉन्ग मार्च डिले नहीं है, हमारा इलेक्शन है 16 को, 8 ज़िमनी इलेक्शन है, सिंध में 2 हैं, कराची में 4 KPK में हैं, 2 पंजाब में हैं, ननकाना साहिब फैसलाबाद में। अगर आपको याद है ये इलेक्शन 25 सितंबर को होने थे, लेकिन और इन किसी एक शहर में भी फ्लड नहीं आया, लेकिन ECP ने डिले कर दिया, वो टेम्पो को तोड़ दिया, डर के मारे उनको पता था खान साहब ये 8 के 8 सीटें जीतेंगे। अभी भी यही हाल है इंशाल्लाह। 16 अक्टूबर को इलेक्शन है, तो हमारी सारी कॉन्सेंट्रेशन इस वक्त इलेक्शन के ऊपर है। बाई इलेक्शन जो हो रहा है 8 सीटों का, हो सकता है कि लॉन्ग मार्च के अनाउंसमेंट उससे पहले ही हो जाए, इट इज़ एंटायरली पॉसिबल। लेकिन हम वर्कर्स को डिवाइड नहीं करना चाहते, हर कोई PTI का वर्कर नहीं है। आपने सही फरमाया, बहुत सारे लोग हैं जो आम पाकिस्तानी हैं, वो सब PTI या खान साहब से ज़्यादा पाकिस्तान की हालत को देख के हमारे साथ खड़े हैं। लेकिन हम सबको ये बार दूसरी बात जो ज़रूरी बात है, जी, जी। आपने अच्छा ये रेस किया, लास्ट तलहा 20 साहब ने भी सेकंड किया। शंदाना, बिल्कुल, कि जो 25 मई को हुआ था, जो ये लोग खून रेजी चाहते थे, जो हमें प्रोवोक किया, इन्होंने हम पे हाथ उठाया, हमने जवाबी हाथ नहीं उठाया। हमारे भी हाथ है, हमारे पास भी हथियार हैं, लेकिन हमने सिर्फ इसलिए नहीं उठाया कि हमने रेवोल्यूशन नहीं करना, एवोल्यूशन करना है। सॉफ्ट तरीके से मुल्क में ये आमीन। गंद, ये गुर्बत और आमीन। कचरे को बदलना है। पर वरना शंदाना, मुसलमान तो बहुत आसान है। एवोल्यूशन कैसे आएगा जब हम इलेक्शन। ताहयात ना अहली के कानून को खत्म कर रहे हैं, हम कोई फर्क सादिक नहीं और पड़ता। अमीन का नाम कोई चेंज कर फर्क रहे हैं। शंदाना, जी, हम कुछ भी सादिक कर और लें। अमीन को रास गो और वफा शुआर कर रहे हैं, तो ऐसी कानून साजी हो रही है। इट्स अनबिलीवेबल। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस शंदाना गुलजार। एक आखिरी सवाल करना चाहूंगी, जिस हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। चंदाना जी प्लीज जल्दी से, वक्त नहीं है हमारे पास। सुनने में आ रहा है कि बैकडोर राब्ते हो रहे हैं और आज करें बहुत अहम फैसले होने वाले हैं जो कल परसों में हमारे सामने आ जाएंगे। सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। बैकडोर हो रहा राब्ते है कि नहीं हो रहे, इसलिए तो लोग गुस्से में हैं। बैकडोर राब्ते नहीं हो रहे, नहीं तो हो लोग रहे। गुस्से सही, में। बहुत थैंक यू सो मच, शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच शंदाना। यकीनन आपका शाइस्तगी से भरपूर थी और आपने बड़े अच्छे तरीके से हमें समझाया कि व्हाट इज द करंट सिचुएशन। नाउ विल मूव फॉरवर्ड। हम जिसका जिक्र कर रहे थे प्रोग्राम में, अब्दुल्ला चांडियो पाकिस्तान के हीरो हैं, बेहतरीन उन्होंने फाइट किया दुबई में, इंडिया के फाइटर को तिगनी का नाच नचाया, नानी याद दिला दी है। यकीनन जिस तरीके से नॉकआउट किया है सेकेंड राउंड में, पसीने पंच लगता है जोर से मुंह पे। आपने रैम्बो फिल्म देखी होगी, उसमें अब जोर से मुक्का मुंह पे लगता है तो वो पसीने के छींटे ऐसे नजर आते हैं। स्लो मो में शूट किया मैं जाता चाहता है। हूँ प्रोड्यूसर साहब दिखाएं, Slow-mo में ये फुल स्क्रीन पे दिखाएं ताकि प्रोड्यूसर साहब व्यूअर्स अच्छे तरीके से देख सके। ये सेकंड राउंड में शुरू हुआ था। सेकंड राउंड वो इंडियन फाइटर आगे आया है और वो हार्डली खड़ा रहा है। उसने 2-3 पंच मारे। अब ये देखिएगा कि वो करीब आया है, उसने लाते वाते मारने की कोशिश की है और उसने दूसरा सेकंड पंच पड़ा है क्रॉस और वो गिर गया नीचे। यकीनन अब्दुल्ला चांडियो की बेहतरीन तैयारी, बेहतरीन परफॉर्मेंस। जमील अहमद चांडियो को मुबारकबाद देना चाहूंगा, K7 किक बॉक्सिंग फिटनेस क्लब को मुबारकबाद देना चाहूंगा जिन्होंने पाकिस्तान के लिए इतनी बड़ी फतह समेटी। क्योंकि ये इवेंट पेपर व्यू पे होता है, इसीलिए आप बड़ी मुश्किल से इसको देख पाते हैं। जो लोग पैसे भरते हैं उन्हीं के घर पे ये ब्रॉडकास्ट हो पाता है, इसीलिए हम इसको कहीं और नहीं देख पाए। दुनिया भर में इवेंट बड़ा कामयाब हुआ था और पाकिस्तान की फाइट को बड़ा सराहता है। अब्दुल्ला चांडियो, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग अस प्राउड। वेरी गुड। और तलहा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोबारा पॉलिटिक्स की। तो एक बहुत ही एक कहते हैं ना कि बहुत ही हैरान कुन खबर हमारे सामने आई है कि कामरान टिसोरी साहब को नया गवर्नर सिंध तैनात कर दिया गया है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने MQM पाकिस्तान के नए नवेले रहनुमा की बतौर गवर्नर सिंध तैनाती की मंजूरी भी दे दी है। कल जब ये खबर आई तो सोशल मीडिया पर एक शोर सा मच गया था। मुझे भी काफ़ी हैरानी हुई, डेफिनेटली आपको भी हुई होगी। सब बहुत ज़्यादा हैरान थे क्योंकि MQM के अपने कारकुन और उनके वोटर्स भी इस फैसले पर तनकीद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि माजी में देखा जाए तो MQM को कहते हैं कि तोड़ने की वजह जो है वो टिसोरी साहब थे। क्योंकि आप ये भी तो देखें ना वर्दा कि कामरान टिसोरी से बेहतर कैंडिडेट्स भी हो सकते थे। लोग यही सोचते हैं कि ऐसे लीडरान पाकिस्तान को दिए जाएं जो पाकिस्तान के मफाद में हो, पाकिस्तान के फायदे में हो, जो आवाम की खिदमत करे। कामरान टिसोरी की ग्राउंड से रियलिटी बहुत कम है
ऑफ कोर्स उनकी तिजोरी बड़ी है, तिजोरी की ताकत पे आप बहुत सारे ओहदे हासिल कर लेते हैं। जिस तरह आपको मालूम है कि सेनेटर के जब वक्त आता है बनने का तो करोड़ों रुपए मांगे जाते हैं कि भाई पैसे दो, टिकट लो, सेनेटर बनो। मुझे कुछ लग ऐसा ही रहा है, ये कोई ट्रांजैक्शन हुई है जिसके बाद इनको भी गवर्नर बना दिया गया है, क्योंकि वही कैपेबिलिटी मुझे यहाँ नजर आ रही है। क्योंकि अगर आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें, इनका पॉलिटिकल करियर देखें, तो आई डोंट सी एनी बिग अचीवमेंट्स। हाँ, मुझे ये जरूर याद आता है कि अली जैदी जब फेडरल मिनिस्टर थे तो कराची में चल रहे थे, बकरा ईद पे ये रोड ब्लॉक करके अपनी कुर्बानी कर रहे थे, अली जैदी ने आके रोड खुलवाया था। ये कहाँ की तमीज है कि आप रोड ब्लॉक करके अपनी कुर्बानी करें, अपने घर के अहाते में करें, साइड पे कर लें, रोड ब्लॉक ना करें। लेकिन अब ये कामरान टिसूरी अब गवर्नर बन गए, न जाने कितने रोड ब्लॉक हो न गए, जाने कितने रोड और पूरे पूरे मोहल्ले ब्लॉक हो जाएं। खैर आगे देखेंगे कि क्या होता है, अल्लाह ही मालिक है हमारे मुल्क का। खैर इसी के साथ ही एक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, एक ब्रेक का वक्त हुआ है। सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और तरह 13 अक्टूबर को एक बहुत ही जबरदस्त पाकिस्तानी मूवी द लेजेंड ऑफ मौला जट रिलीज हो रही है। आप देखने जाएंगे? मौले नु मौला नहीं मारे, ओहो, मौला नहीं मरता। नूरी और मौला की एक ज़बरदस्त सी स्टोरी जो पहले बहुत ज़्यादा सुपर डुपर हिट हुई थी। अब उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। और अब जो है वो इंतज़ार ख़त्म नहीं हो रहा। फिल्म में एक बड़े बजट की फिल्म है और काफ़ी टाइम बाद पाकिस्तान में बड़े पर्दे के लिए इतना बड़ा बजट इस्तेमाल हुआ है। द लेजेंड ऑफ मौला जट की कामयाबी के इम्कानात तो बहुत ज़्यादा हमें नज़र आ रहे हैं, लोग पर उम्मीद भी हैं, लेकिन इस फिल्म के साथ ही लॉलीवुड में एक नए दौर का आगाज़ भी हो जाएगा। और इस फिल्म के राइटर हैं जनाब नासिर अदीब साहब और बोल के रिपोर्टर्स मोइन जुबैर इस वक्त नासिर अदीब साहब के साथ मौजूद हैं। तो आए चले मोइन के पास चलते हैं और देखते हैं कि दी लेजेंड ऑफ मौला जट के राइटर से वो क्या बातचीत कर रहे हैं। नहीं छड़ना तेनू। जी बिल्कुल, पाकिस्तान फिल्म शायकीन को इस वक्त इंतज़ार है तो सिर्फ एक फ़िल्म का, और वो फ़िल्म है द लेजेंड ऑफ मौला जट, जो 13 अक्टूबर को दुनिया भर में रिलीज़ हो रही है। इस फिल्म का इस बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा है कि सिनेमाज़ में अभी से इसकी जो एडवांस बुकिंग है टिकट्स की वो की जा रही है। और इस फिल्म को लिखने वाले राइटर नासिर अदीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। और जो ओरिजिनल मौला जट थी जो 1979 में रिलीज़ हुई थी, उसको भी नासिर अदीब साहब ने ही लिखा है। और अब जो द लेजेंड ऑफ मौला जट है उसके राइटर भी नासिर अदीब साहब हैं। नासिर साहब, 40 साल बाद एक फ़िल्म दोबारा से तहरीर आपने की, तो आपको क्या लग रहा था कि जो आपने 79 में फ़िल्म रिलीज़ की थी, फ़िल्म लिखी थी, उसको आप 40 साल बाद दोबारा एक और अंदाज में लिखेंगे? आपको अंदाज़ा था कि इतनी मोहब्बत मिलेगी? नहीं जी, बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। ना ये अंदाज़ा था कि इतनी इज़्ज़त मिलेगी, ये मकाम मिलेगा। मैं समझता हूँ कि मुझे नहीं पता कि किसकी दुआ है मुझे, और ऐसी दुआ है कि मुझ जैसे नाचीज़ को अल्लाह ताला ऐसे ऐसे मकाम अता करता है, ऐसे अवार्ड देता है, ऐसा इज़्ज़त देता है जो कभी सोची भी नहीं थी। ठीक है। पहली फिल्म वैशी जट लिखी तो उसने पूरी ट्रेंड को उल्टा दिया। ऐसे ही है, आपने नया ट्रेंड मुतारिफ जी हाँ, वो एक नया ट्रेंड चला जो आज तक चल रहा है। जो वो ट्रेंड जो है मौला जट के बाद अपने इंतहा को पहुंचा और इंडिया तक में काफ़ी हुआ। ऐसे ही है। और यहाँ के राइटरों पर इल्ज़ाम नहीं बल्कि ये हकीकत है, यहाँ के हर राइटर ने तकरीबन कापी फिल्म लिखी हिंदुस्तान की। अल्लाह ने मुझे ये मकाम दिया कि मेरी हिंदुस्तान में कापी की फिल्म, और एक फ़िल्म ये जो मौला जट थी ये तो 5 दफ़ा बनी। और अभी भी वहाँ के जो बड़े बड़े अदाकार हैं, राइटर्स, डायरेक्टर्स हैं, वो आपकी फ़िल्म का इंतज़ार कर रहे हैं कि ये फ़िल्म 13 अक्टूबर को वो भारत में तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन दुनिया भर में जहाँ पर वो मौजूद होंगे वो देखेंगे। एक चीज़ बताएं, जो 79 में फ़िल्म थी मौला जट, उसमें जो कैरेक्टर्स थे मुस्तफ़ा कुरैशी साहब और सुल्तान राही साहब, मुस्तफ़ा साहब से मैंने एक दिन सवाल पूछा, उन्होंने कहा मेरे लिए वो किरदार अदा करना मुश्किल था। आपने जिन अदाकारों के लिए ये फ़िल्म लिखी, आपको लगता है कि आपने जो लिखा है उसको उन अदाकारों ने जो इस फिल्म में मौजूद हैं अच्छी तरह निभाया होगा? जी, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब ने इस लिहाज से कहा कि उनके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि सुल्तान राही साहब अपने अरूज पर थे और उनके सामने इतने बड़े विलन का रोल करना, लेकिन उनको मुश्किल जो थी वो मैं समझता हूँ परफॉर्मेंस की नहीं थी। परफॉर्मर तो वो बेसिकली बहुत बड़े थे, वो ज़ुबान की थोड़ी सी उनको मसला था। तो लेकिन उन्होंने अपना स्टाइल अपनाया और वो इसमें बड़े कामयाब हुए और अल्लाह ताला ने उनको बेपनाह इज़्ज़त दी। और ये जो है अपना देखें,
आपको बड़ी अजीब बात बताऊं कि जो इस फिल्म की प्रोड्यूसर है उसे भी पंजाबी नहीं आती, जो इस फिल्म का डायरेक्टर है उसे पंजाबी नहीं आती, इस फिल्म के सिवाय हमजा अब्बासी के जितने एक्टर हैं उनको भी पंजाबी नहीं आती। सही। तो वो बिलाल साहब मेरे से क्या करते थे कि वो सीन मेरे से सुनते थे, रिकॉर्ड कर लेते थे, वो फिर रिकॉर्डिंग आके एक्टर को देते थे, वो फिर उस हिसाब से डायलॉग को याद कर लेता था, अगर किसी का मतलब नहीं समझ आता तो समझ लेते थे। लेकिन उन आर्टिस्टों ने बड़े कमाल तरीके से मेरी तवक्को से बढ़कर उन्होंने परफॉर्म किया। और मैं समझता हूँ कि वो जो ऐसा होता है ना कि लोग अक्सर ये सोचते हैं यार जो मुस्तफ़ा कुरैशी साहब कर गए वो हमजा अब्बासी क्या करेगा, या जो राय साहब कर गए वो हम फवाद खान क्या करेगा। लेकिन जो मेरा चैलेंज तो नहीं, अल्लाह से ये मेरी उम्मीद है 100% कि जो लोग देखेंगे उनको वो मौला जट याद नहीं आएगी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि 79 वाली भूल जाएंगे ये अब जो 2022 में रिलीज हो रही है? अच्छा, याद नहीं आएगी इनको। अच्छा, याद नहीं है वो ये फिल्म अपने जादू है इसके अंदर, ये इस किस्म से सहर है इसके कि मैं समझता हूँ कि मौला जट लगी थी तो डायलॉग आते थे ना अच्छे, तो लोग क्लैप करते थे। और मैं अब 12 तारीख को आर्टिस्ट में बैठ के ये देख रहा हूँ फिल्म रेड कारपेट शो में, और मैंने ये पेशीनगोई की है कि ये वो फिल्म है जिसे देख के ऑडियंस शायद क्लैप भी ना करें। टाइम ही ना मिले उनको। टाइम की बात नहीं है, एक सहर होता है ना जिसमें इंसान जकड़ा चाहता है तो इंसान को एक सख्ता सा हो जाता है, तो ऐसा होगा कि ये फिल्म सख्ता कर देगी लोगों को। अच्छा, आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस इसी फिल्म पे 79 की फिल्म पर ही मिला है, मौला जट पर ही। एक चीज़ बताएं, आपने गंडासे को पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस करवाया, उसके बाद लोगों ने इस गंडासे को इंट्रोड्यूस करवाने पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद की कि ये कैसा कल्चर ले आए यहाँ पर। तो आपको अब हंसी आती है या आप उन लोगों को सुनाना चाहेंगे कुछ जो आप पर तनकीद करते रहे, आज 40 साल बाद उसी तरह की फिल्म रिलीज़ हो रही है? देखिए जी, मेरे ऊपर एक इल्ज़ाम जो है वो 2 इल्ज़ाम है मेरे ऊपर। एक इल्ज़ाम ये है कि मैंने गंडासा कल्चर इंट्रोड्यूस कराया, दूसरा इल्ज़ाम ये है कि मैंने बदमाशी को आम किया, क्योंकि मैंने बदमाशों पर और मफरूर पर बड़ी फिल्म लिखी। वो इल्ज़ाम कहते हैं और मैं कहता हूँ ये मेरी तारीफ़ है, इसलिए कि जो गंडासा था वो गैरत का निशान था, सिंबल था पंजाबी कल्चर में, वो गैरत का वो था। और बदमाशी पे मैंने फिल्में लिखी तो बदमाशी को बंद करने के लिए लिखी, बदमाशी को प्रमोट करने के लिए नहीं लिखी। मेरी हर फिल्म बदमाशी के ख़िलाफ़ थी, और मेरी पहली वहशी जट से लेकर आज इस लेजेंड ऑफ मौला जट तक जितनी भी फिल्में एक हदीस का तर्जुमा है, और वो हदीस ये है, वो कुदसी हदीस है कि जहाँ जुल्म देखो उसे हाथ से रोको। ये सबसे मजबूत ईमान की तरफ मैंने उसको कलम से रोका और हाथ से रोका। सर, टिकटें मांग रहे हैं आपसे लोग, जैसे इंडिया पाकिस्तान के मैच के लिए मांगते हैं, द लेजेंड ऑफ मौला जट के लिए कोई आपकी फरमाइश फैमिली की तरफ से आई हो? बस मेरे ये जो कपड़े आप देख रहे हैं, मुझे लगता है जिस दिन से फिल्म रिलीज़ होगी, जो मैं कपड़े पहन के जाऊंगा वो कपड़े मेरे फट सकते हैं या इतना गड़बड़ हो जाएगी। और दूसरी बात ये होगी कि अगर मेरे 100 दोस्त हैं, फ़र्ज़ कर लें, तो उसमें 90 नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि इतनी डिमांड है इस फिल्म की कि मैं बाहर जब घर से निकलता हूँ तो मेरे घर के बाहर गली में जो केले लगा कर रेडी वाला बैठा है ना, वो भी कहता है नासिर साहब ज़रा मेरा ख्याल रखना। हाँ, तो यही बहुत बड़ी बात है। आप देखें 6 साल के बाद फिल्म लग रही है, आज तक ये फिल्म पुरानी तस्वर नहीं हुई, और इसके जो इंतज़ार करने वाले, आप यकीन करें पाकिस्तान से ज़्यादा बाहर के जो पाकिस्तानी हैं और ख़ास तौर से जो सिख हैं उनको इंतज़ार इस फिल्म का। मैं तो चूँकि वो चंडीगढ़ के एक प्रोड्यूसर के लिए कहानी भी लिखी है, दूसरी भी अब लिख रहा हूँ, और कनाडा जा रहा हूँ अनकरीब उसके लिए। वो उनका हर रोज़ फ़ोन आता है, यार किसी तरीके से हम करतारपुर आ जाते हैं, माँ फिल्म दिखा दो, लेकिन करतारपुर से आगे उनको आने की इजाज़त नहीं है। तो इसका जो बिज़नेस है ये पाकिस्तान से ज़्यादा कनाडा, अमेरिका और लंदन में होगा। ये में यकीनन पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी फ़िल्म है, और जो फ़िल्मी माहिरीन है वो इस वक्त यही कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री है वो 13 अक्टूबर के बाद एक नए एरा में दाखिल हो जाएगी, और पाकिस्तान की ये फ़िल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट ना सिर्फ मुल्की सिनेमा में बल्कि दुनिया भर के सिनेमाज में जो है वो रिकॉर्ड बिजनेस। तलहा, आपको क्या लग रहा है कि ये मूवी रिकॉर्ड बिजनेस कायम कर सकेगी? आप जाएंगे देखने? जैसी मायरा दिख रही है ना मूवी में, मेरे ख्याल से रिकॉर्ड बिजनेस हो जाएगा। It's all about मायरा। लेकिन तलहा, मुझे लग रहा है कि शायद एक लैंग्वेज का लोगों को एक बैरियर आ सकता है कि बहुत
कहते हैं ना खालिस पंजाबी, गाड़ी वाली पंजाबी यूज़ हुई है इसमें, और मुझ जैसे लोग जो थोड़ी बहुत पंजाबी नहीं समझ पाते हैं, हल्की फुल्की समझ लेते हैं, लेकिन हमें जो है फिर सबटाइटल से काम चलाना पड़ेगा मुझे। इंटीरियर डेकोरेशन में अब लोग गंडासा का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। ये वापस एक ट्रेंड में आ जाएगा, फैशन बन जाएगा। ये एक Let's use some गंडासास। गंडासा, लेकिन चाहे उसके लिए भी फिर आपको पैसों की जरूरत है। गंडासे इतने महंगे महंगे मिलते हैं। इंटीरियर डेकोरेशन की आप बात कर रहे हैं तो आपको दिल में पत्थर रखना पड़ेगा। जो महंगाई चल रही है तला, तो अल्लाह बचाए महंगाई से। मईशत कहाँ जा रही है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। उतार चढ़ाव अपने सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के लीडिंग इकोनॉमिस्ट, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आबिद सुलेरी साहब। आबिद साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। सर, मईशत को आप इस वक्त किस डायरेक्शन में देखते हैं, फंडामेंटल्स को देखते हुए? अगर हम करंट अकाउंट को देखें, अगर हम अपने ट्रेड बैलेंस को देखें, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को देखें, फॉरेक्स रिजर्व्स को देखें, रुपये की वैल्यूएशन को देखें, स्टॉक मार्केट्स को देखें, तो आप मुल्क की मईशत को कहाँ जाते हुए इस वक्त ऑब्जर्व करेंगे सर? जी बहुत शुक्रिया। मईशत पूरी दुनिया की मईशत के साथ है, जो कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी सरमाल का शिकार है, लेकिन हमें जो एक क्रेडिट इस पे डिसएडवांटेज हो रहा है वो आपका फ्लड्स का है। बाकी चीज़ें जो हैं वो शायद पाकिस्तानी इकोनॉमी, क्योंकि उसमें इनफॉर्मल इकोनॉमी शामिल हो जाती है, उसमें रेजिलियंस मौजूद होती है। हर दौर में हम यही बात कर रहे होते हैं कि इकोनॉमिक सरमाल आ गया, लेकिन शुक्र है कि उससे निकल आते हैं। लेकिन इस दफा जो फ्लड्स के नतीजे में तबाही आई है, उसके साथ में अगले 6-7 माह मजीद देख रहा हूँ, स्पेशली इन्फ्लेशन में और फूड इनसिक्योरिटी में। आबिद साहब, आपने बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात की, इनफॉर्मल इकोनॉमी की। सर, मैं हमेशा से इस बात के ऊपर जोर डालता हूँ आबिद साहब कि जब तक हम अपनी इनफॉर्मल इकोनॉमी को फॉर्मल नहीं करेंगे, पैरों पे खड़े नहीं होंगे। सर, 2007-8 से बिजनेस पे रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, आपके शागिर्दों में से हूँ, आपको सुनता रहता हूँ। सवाल मेरा ये है सर कि मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक अगर हमारी फॉर्मल इकोनॉमी $400 बिलियन की है, तो हमारी इनफॉर्मल इकोनॉमी उसकी 5 फोल्ड्स तो जरूर है, अबाउट $2 ट्रिलियन मेरी नज़र में। आप शायद से डिसएग्री करें, लेकिन मैंने जो ग्राउंड पे देखा है, जिस तरीके की स्मगलिंग होती है, जिस तरीके से सामान आता है कि तेहरान में बनने वाली लस्सी प्लास्टिक के बोतल में पैक होकर कराची में बिकती है, ख़राब होने से पहले यहाँ तक पहुँच जाती है। ईरानी तेल जो है वो हब तक आ जाता है, स्मगल होकर कराची नहीं आ पाता। क्या वजह है आबिद साहब कि हम अपनी इनफॉर्मल इकोनॉमी को फॉर्मल नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते? उसकी वजह जो है वो एक तो वेस्टेड इंटरेस्ट है, दूसरा जो डॉक्यूमेंटेशन जब भी शुरू होती है उसके खिलाफ ताजर बरादरी जो है मुतहद हो जाती है। आपने देखा फातह में बहुत मुश्किल से पाकिस्तान में कुछ डॉक्यूमेंटेशन जो है वो करवाई। अभी भी जब बात होती है किसी खास ट्रांजैक्शन, उसकी लिमिट से ऊपर आप बैंक इंस्ट्रूमेंट इंटरेक्ट इस्तेमाल करेंगे, आप उसमें कैश नहीं दे सकते, तो लोग वहाँ पर रजिस्ट करना शुरू करते हैं। ज्वेलर्स पे जब बात आई कि जो एक खास हद से ज्यादा वहाँ पे जेवरात खरीदेंगे, वो अपना CNIC दे, वो अपना बैंक चेक दे, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन आनी शुरू होगी। तो इसमें पूरा मुआशरा जो है वुड से कि इन्वॉल्व है कि इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट नहीं होने देना, और ये एक बड़ी बदकिस्मती है। आपने उसका 1/5 कहा, मेरा ख्याल है ये इससे कहीं ज्यादा है। 5 टाइम्स कहा सर मैंने, $400 बिलियन to $2 ट्रिलियन। हाँ बिल्कुल। तो ये बिल्कुल ये है इनफॉर्मल इकोनॉमी। तो पाकिस्तान में इस वक्त अगर हम आज के जो 3-4 मेजर चैलेंजेस देखते हैं, तो उसमें आपका करंट अकाउंट डेफिसिट का चैलेंज है, उसमें रुपए की कदर है वो कितनी स्टेबल रहेगी डॉलर के मुकाबले में, उसमें महंगाई है कि इन्फ्लेशन जो है वो किस तरफ जाएगी। पर आबिद साहब, मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये पूछना है, हमारे जो इकोनॉमिक प्लानर्स हैं, जो फाइनेंशियल टीम है सर, वो 6 महीने के टारगेट क्यों रखती है सर? 6 साल या 60 साल या 100 साल के टारगेट क्यों नहीं रखती सर? जब तक आपके पास पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं आता है, कुछ बेसिक इकोनॉमिक जो डिस्टर्बेंस हमें हो रही है, कोई भी पार्टी हुकूमत में आएगी, कोई भी फाइनेंशियल प्लानर्स आएंगे, वो शॉर्ट टर्म सोचेंगे, और हुकूमतों की ड्यूरेशन देखते हुए जो कि बड़ी मुश्किल से 3-3.5 साल पूरा करता है कोई भी वजीर आजम। पाकिस्तान में भी कोई भी वजीर आजम 5 साल पूरा नहीं कर पाए इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। तो उस पर वो जो मीडियम लॉन्ग टर्म सोचना है, वो हुकूमत की मियाद से बाहर जाकर सोचने का सवाल ही पैदा नहीं होता प्लानट के लिए। तो ये देख रहे होते हैं कि आज पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, लोग उस पर एहतजाज कर रहे हैं, तो पेट्रोल की कीमत को कैसे रोकना है, कल बिजली की कीमतें हैं उसको कैसे ठीक करना है, परसों आटा महंगा हो गया। तो वो जो डे टू डे फायर फाइटिंग है बदकिस्मती से वही चलती आ रही है, और ये किसी एक हुकूमत की बात नहीं कर रहा, मैं पिछली कुछ
10-12 हुकूमतों की बात कर रहा हूँ। सही। सुलहरी साहब, ये डार साहब के आने से रुपए की कदर में कमी तो आई है, लेकिन रुपए की कदर में, डॉलर की कदर में कमी आई है, रुपए की कीमत थोड़ी सी बढ़ रही है, लेकिन उन्होंने ऐसा क्या किया है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा? कोई जादू की छड़ी है क्या है कि जो डॉलर की जो है वो कदर में कमी आ रही है, रुपए की कीमत थोड़ी सी ठहर रही है, लेकिन उसका नतीजा जो है वो आवाम को दिखाई नहीं दे रहा, कहीं कहीं भी आवाम को रिलीफ और डार नहीं साहब मिला कहते हैं है। अभी तो डंडा चलाया नहीं है। हाँ, वो कह रहे हैं कि 200 से नीचे लेके आएंगे सर, डॉलर मईशत को, का डंडा क्या होता वी है? होप के ले आए, लेकिन आवाम को कहीं रिलीफ नहीं मिल रहा है, कहीं कोई सस्ताई नहीं हो रही, बल्कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही है। सब्जियों की कीमतें 100-200 रुपए दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। कौन सी गीदड़ सिंगी है सर इसाक डार साहब के पास? जी, देखिए इकोनॉमिक फंडामेंटल तो चेंज नहीं हुए। डॉलर की कदर जो है उसमें कमी हकीकी मानों में तब आती है, या रुपया जो है वो तब मुस्तहकम होता है जब आपके पास डॉलर के रिजर्व मौजूद हो। हाँ, वो एक्सपोर्ट अर्निंग से आ रहे हैं, वो रेमिटेंसेस से आ रहे हैं, या समुद्र पर पाकिस्तानी भेज रहे हैं, या वो इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो उस तरह की तो कोई चीज़ नहीं। हुआ ये था कि जब एकदम से डॉलर की कीमत बढ़ना शुरू हुई थी 20-25 रुपए एक हफ्ते में, तो तब भी वो अननेचुरल था, क्योंकि वो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स पे नहीं था। वो लोग पैनिक बाइंग कर रहे थे। रोजाना जब जो आपकी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट खुलती थी, $2 ऊपर जाता था, तो फॉरेन करेंसी डीलर्स ने डॉलर की सप्लाई रोक दी, इस इंतजार में कि कल उसको ज्यादा महंगा करके बेचेंगे। जो एक्सपोर्टर्स थे उन्होंने अपनी एक्सपोर्ट्स की अर्निंग मंगवाना डिले कर दी कि रुपया मजीद नीचे जाएगा तो मंगवाएंगे, और लोगों में पैनिक बाइंग आ गई। इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया डॉलर। डार साहब के आने से ये हुआ है कि वो जो इन्वेस्टमेंट थी, क्योंकि जब फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस करते हैं कि जी 200 रुपये आ जाएगा, तो हर एक ने जिसने डॉलर रोका हुआ था उन्होंने सोचा कि ये तो लॉस होना शुरू हो जाएगा, उन्होंने बेचना शुरू कर दिया। और इस वक्त एक पैनिक सेलिंग चल रही है मार्केट में। हमें देखना ये होगा कि हफ्ता 2 हफ्ते के बाद या आज बिजनेस डे जब शुरू होता है तो इस हफ्ते में ट्रेंड क्या रहते हैं। राइट, थैंक यू सो वेरी मच आबिद सुलहरी साहब। लेकिन एक चीज मैं आपको प्रेडिक्शन कर दूं, यहाँ पे इंडिया और चाइना ईरान से ऑयल खरीदता है। ऑयल हमारे इंपोर्ट बिल का 1/4 हिस्सा है। महंगाई, पेट्रोल बहुत बड़ी वजह, बिजली महंगी होने की बहुत बड़ी वजह। हम ईरान से ऑयल नहीं खरीद सकते क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी ऐसी है। तो सोचने की बात है हम कब होश के नाखून लेंगे, कब ईरान से लीगली ऑयल लेंगे, इलीगली लेना बंद करेंगे, स्मगल करना बंद करेंगे। अल्लाह हम पे रहम फरमाए। मुझे लगता है किसी पागल डैश ने हमें काटा है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे ऊपर रहम फरमाए, आमीन। हमारे हुक्मरान को थोड़े से अकल के नाखून दे कि वो सही फैसले कर पाएँ। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब न्यूजीलैंड की। ताला कि न्यूजीलैंड में क्या हो रहा है। न्यूजीलैंड में क्रिकेट टीम दौरे पाकिस्तान का शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया है और मेहमान टीम 2 टेस्ट, 8 वनडे और 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेलने के लिए 2 मुख्तलिफ मराहिल में पाकिस्तान आएगी। वाह, और क्या चाहिए आपको? इसके अलावा आप देखें क्या चाहिए। खैर, दोनों टीमों के दरमियान 27 दिसंबर से 15 जनवरी तक 2 टेस्ट और 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले जाएंगे। इसी सूरत हाल में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है इकबाल जमील, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। अच्छा जी, उनको हम लेने की कोशिश कर रहे हैं कनेक्ट करने की, लेकिन तरह दोबारा से जो है वो एक क्रिकेट फीवर स्टार्ट होने वाला है। जनवरी में चली गई, उससे पहले तो वर्ल्ड कप है। इस महीने इंडिया के साथ मुकाबला है आपका वर्ल्ड कप में क्रिकेट में। क्या लग रहा है? 22 तारीख को। आई थिंक दैट्स अ ह्यूज मैच। 23 अक्टूबर। देखो 23 अक्टूबर को बड़ा मैच है पाकिस्तान का इंडिया के साथ, और 22 नवंबर को मुस्तकबिल का अहम फैसला। हाँ, 22 नवंबर को भी क्या 22-23 पे बड़े-बड़े फैसले हो रहे हैं। मैं नोट कर रहा हूँ आजकल वर्दा। ये तो फिर इसके लिए सितारों को देखना पड़ेगा ना कि 22-23 तारे क्यों इतने ज्यादा करीब घूम रहे हैं। याद रखिए, मैं भी 23 तारीख को आया था दुनिया में। खतरनाक दिन था बहुत। ओह माय गॉड, 23 अगस्त नहीं, You're right, 23 अगस्त, 23 अगस्त, राइट, 23 अगस्त को। साल ना पूछिएगा, मैं साल नहीं बताता। ओह माय गॉड, नहीं यार, वो तो लड़कियों से नहीं पूछते ना। मैं भी काफी जवान हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ नजर ना लगे। माशाल्लाह माशाल्लाह ताला आपकी खूबसूरती को जो लेकिन है आप वो नोट कीजिए, हुआ ये है वर्दा कि इंग्लैंड की टीम के साथ जो जिस तरह हम फाइनल हारे, क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ट्रोलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लोगों ने बुराइयां बहुत ज़्यादा शुरू कर दी, और ट्विटर के ऊपर तो एक तूफान बदतमीजी चल रहा है ना, कि जिसके मुंह में जो आ रहा है अदा कर देता है बिना सोचे समझे कि यार वो हमारे मुल्क के स्टार्स हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, दे ट्राइंग देयर बेस्ट। हाँ, हर्डल्स हैं, रुकावटें हैं, उनको दूर करना है, तरीक़ेकार डिफाइन करना है और अपनी गलतियों से सीखना है। ये भी नौजवान है, इसमें बाबर आजम अब कैप्टन हैं, ठीक है उनसे कुछ मिस्टेक्स हो गई, लेकिन आप ये देखें न्यूजीलैंड परफॉर्मेंस कितनी अच्छी दे रहे हैं, कंटिन्यूसली विनिंग स्ट्रीक पर हैं,
बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ट्रोलिंग जारी है। लेकिन तला हमारी आवाम भी तो जो एक्सपेक्ट करती है अपने जो टीम्स हैं उनसे, लेकिन वो सब परफॉर्म नहीं कर पा रही, जो जिंदगी मिडिल की ऑर्डर का सबसे हमेशा बड़ी से एक प्रॉब्लम बेवकूफी रही है है। एक्सपेक्टेशंस, तवक्कुआत ना रखो, तवक्कुआत को एक्सपेक्टेशन कैसे ना रखे तला, टीम से तवक्कुआत नहीं रखेंगे, जीतेंगे दुआ किससे करो, रखेंगे, अल्लाह खैर अल्लाह से करे। दुआ करेंगे। लेकिन जो हमारा मिडिल ऑर्डर का हमेशा से मसला रहा है, वो हमेशा हमने देखा है पिछले मैचेस में, जिसकी वजह से टीम जो है वो मेरे ख्याल से आवाम गुस्सा करे, जो क्रिकेट के शायकीन है, क्योंकि जब आप ये बात समझ सकते हैं और हम भी इस बात को समझ सकते हैं कि लास्ट 2 मैचेस थे उसमें हमारा मिडिल ऑर्डर संभल ही नहीं सका है और आगे वर्ल्ड कप खेलने वाले, तो गुस्सा तो जायज़ है। वर्ल्ड कप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा कप होता है और हम जानते हैं कि हमारे मुल्क में जो वर्ल्ड कप जीत के आते हैं वो वज़ीर आज़म भी बन सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है वर्ल्ड कप जीतने में। मुल्क की खातिर उम्मीद करता हूँ बाबर आजम, अगर सोचे वर्ल्ड कप जीत के आ गए और फिर 20-25 साल के बाद वो सियासत में भी आ गए और फिर वो वज़ीर आज़म भी बन गए, फिर आप बोलेंगे यस बाबर आजम इज द बेस्ट हीरो इन पाकिस्तान। दैट इज पॉसिबल, एनीथिंग इज पॉसिबल इन पाकिस्तान, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट। लेकिन मेरी नज़र में बाबर आजम के खिलाफ जो ट्रोलिंग हो रही है, जो तनकीद का निशाना बना रहे हैं लोग, रिजवान की बुराइयां कर रहे हैं, दे आर बोथ परफॉर्मिंग रियली वेल। इस वक्त न्यूजीलैंड में उनका टूर बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। वो कहते हैं ना खाम खाली की ट्रोलिंग हो रही है, वो तूफान बदतमीजी है कि नाजायज़ कर रहे हैं इस वक्त फैंस को चाहिए कि चाहे हमारी टीम जीते या हारे हम उनके साथ खड़े हों। लेकिन ये डायलॉग मार तो देते हैं, ये गाना गा भी देते हैं, लेकिन हकीकत ये कि जब हारते हैं तो फिर हम बता देते हैं कि हम कितने गंदे लोग हैं, पीछे पड़ जाते हैं। और मैं कहता हूँ इंडिया वाले तो ऐसे कि घरों पे पहुंच जाते हैं, खिलाड़ियों के तोड़ फोड़ कर देते हैं, पथराव कर देते हैं, वो इतने जाहिल हैं। ओह माय गॉड, वो तो अच्छा, इंडिया का तो मीडिया भी आप देख लेना कैसा है, वो किस बात को किस तरह से तोड़ मरोड़ के जो है वो बयान करता है कि हम देख रहे थे कि अच्छा वाकई ऐसा हुआ था, और अभी कोई पाकिस्तान में कुछ हैपनिंग हो जाए तो उनको तो चटपटे मसाले मिल जाते, तो उसमें चाट मसाला, मिर्च मसाला लगा के वो उसको पूरा फ्राई कर देते हैं। लेकिन जो चीज़ हमारे शायद प्रोड्यूसर साहब यहाँ पे हाईलाइट करना चाहते हैं वो ये करना चाहते हैं, कंटिन्यूस क्रिकेट का शेड्यूल बन चुका है। अब आप देख रहे हैं कि इस वक्त करंटली एक सीरीज चल रही है, उसके बाद फौरन से वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा, पाकिस्तान में जूनियर प्रीमियर लीग चल रही है, वर्ल्ड कप के फौरन बाद न्यूजीलैंड पाकिस्तान आएगी, तो एक कंटिन्यूसली क्रिकेट शायकीन के लिए एक शेड्यूल बना दिया गया है कि बड़ी पार्टी होने वाली है, बड़ी एंटरटेनमेंट आने वाली है। इवन दो कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के जो मैचेस हैं वो वर्किंग आवर्स में हो रहे होते हैं, तो लोग ऑफिस में देख रहे होते हैं, मोबाइल पे देख रहे होते हैं, कोई रेडियो लगा के बैठा होता है, कोई हेडफोन्स कान में डाले हुए होता है कि मालूम पड़ता रहे मैच में क्या हो रहा है। लेकिन ऑफ कोर्स वर्क ऑफिस का बड़ा मुतासर होता है इससे, या काम करो या क्रिकेट देखो। लेकिन लास्ट टाइम जब न्यूजीलैंड की पहले टीम आई थी तो वो बगैर मैच खेले सिक्योरिटी रीजन की वजह से चली गई थी, लेकिन इस बार उन्होंने मैच खेला, परफॉर्म किया और जीती भी है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जी हमने उनको लिवरेज दिया। हमेशा हम कहते हैं कि अगर हम हार जाते हैं कि जी हमारे घर पे आई थी, हरा के तो भेजने से रहे उनको। लेकिन हाँ ये है कि जैसे हमने आपसे जिक्र किया स्टार्ट में कि क्रिकेट फीवर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। आपको दिन ब दिन जो है वो क्रिकेट मैचेस देखने को मिलेंगे, शायकीन बहुत ज़्यादा पुरजोश नजर आएंगे, और वर्ल्ड कप में क्या होने वाला है ये देखते हम दुआ कर सकते हैं कि इस दफ़ा काश अल्लाह के हुक्म से शायद वर्ल्ड कप। प्रोड्यूसर साहब जिक्र कर रहे थे कि वो आपको भेज रहे हैं ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप कवर करने के लिए, वहां से आप जो है ना मैचेस की लाइव रिपोर्टिंग करें। शुक्र है आपने फीफा नहीं कहा। नहीं, इतने बड़े नहीं हुए हम, कतर नहीं भेज रहे आपको अभी हम भेजेंगे आपको क्रिकेट वर्ल्ड कप। आपको पता है फीफा की सिक्योरिटी किसको मिली है? पाकिस्तानी आर्मी को। ये देखिए पाकिस्तान, अब हालांकि दुनिया में किसी को भी दे सकते हैं, फीफा इतना बड़ा एक इवेंट है। माय क्वेश्चन इज इट समथिंग टू बी प्राउड ऑफ? यस, आई थिंक सो। चलें ठीक है, मैं आपके परसेप्शन की रिस्पेक्ट करता हूं एंड आई थिंक वी शुड ऑल डू द सेम। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद प्रोग्राम जारी रहेगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और वापस आ गए हैं हम दुनिया बोल है में। और इस वक्त आपने मास्टर कैम में देखा होगा कि एक अंडरटेकर लुक जो है वो हमारे साथ सोफे पे बैठे हुए। तलहा ये कौन है? ये एक बहुत बड़े हीरो हैं पाकिस्तान के, इन्होंने रेसलिंग की दुनिया में अपना लोहा मनवाया है। आपकी इनसे मुलाकात कराएंगे। पाकिस्तान के मशहूर रेसलर हैं ये, जिनका नाम है शेर खान, जिन्होंने अपने नाम की तरह एक बार फिर मुखालिफ पर झपट कर एक और बड़ा एजाज़ हासिल कर लिया है और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। एशियन प्रोफेशनल रेसलिंग चैंपियन बन चुके हैं शेर खान, और इन्होंने नेपाली रेसलर को तकनी का नाच नचाया। और मजीद मैं इनसे बात करना चाहूँगा, लेकिन एक मिनट, क्योंकि क्या है कि जब भी हमारे स्टूडियो में ऐसे को मेहमान आता है तो माहौल थोड़ा सा गर्म हो जाता है और फिर तैयारी पूरी करनी पड़ती है, और मैं चाहता हूँ कि हवा अंदर सही तरह जाए, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो है पूरी तैयारी के साथ जो है आप आम रेसलिंग की तरफ जा रहे हैं, मुझे फहीम की याद दिला रहे हैं आप। अब बताइए प्रोड्यूसर साहब, रिपोर्ट दिखाएंगे पहले या मुकाबला शुरू करें? मुकाबला शुरू करें। शेर खान, वेलकम टू दुनिया बोल है। थैंक यू वेरी मच। हाउ वाज इट, कैसा रहा सफर, कितना मुश्किल था ये टाइटल अपने नाम करना?
सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान कौम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि और उनकी दुआओं का समर है ये, मेरे वालदेन की, जितने वालदेन जो उनकी मेरे साथ दुआएं हैं और पूरी कौम की दुआएं हैं। और ये जो जीत है, जो मैं एशियन चैम्पियनशिप 2 टाइम पाकिस्तान लेकर आया हूँ, और ये जीत मैं पाकिस्तान सिंध रेंजर्स के नाम करता हूँ। और हमारे प्यारे सिंध रेंजर्स के नाम क्यों किया? सिंध रेंजर्स के नाम इस वजह से करता हूँ क्योंकि जिस तरह सैलाब ज़दगान के लिए और इतनी मुश्किलात का सामना करने के बावजूद भी उन्होंने मुझे स्पॉन्सरशिप दी और मुझे एक मौका दिया पाकिस्तान के लिए खेलने का। और मैं 15 डेज़ नेपाल गया और नेपाल में मेरे 3 इंटरनेशनल इवेंट्स हुए और 3 नेपाली रेसलर को 3 इवेंट्स में एक ही रिंग के अंदर मैंने उस तीनों नेपाली रेसलर को शिकस्त देकर और ये साबित किया पाकिस्तान ऑलवेज बी अ जिंदाबाद। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। शेर खान कहानी है कि मैं को रेसलिंग फॉलो कर रहा हूँ बचपन से ना, 93-94 में जब घर में डिश एंटीना लगा था पहली बार से, तो हम लोग रेसलिंग पे लग गए थे, उम्र काफ़ी छोटी थी। और फिर पूरी ज़िंदगी में हमने मिक्स मार्शल आर्ट्स, जूजिट्सु, कुकुशन, ताइक्वांडो हर स्टाइल करके देख लिया है। और फिर मालूम पड़ा कि रेसलिंग जो है इट्स ऑल स्क्रिप्टेड। सर मैं आपको एक बात बताऊं, आपने मार्शल आर्ट्स, किक बॉक्सिंग और एवरीथिंग, बॉक्सिंग भी आपने खेली होगी इवेंचुअली, लेकिन रेसलिंग का एक मूव आपको हर चीज़ भुला देगा जो आप मार्शल आर्ट्स खेलते हैं, किक बॉक्सिंग खेलते हैं और टू फूड जो भी खेलते हैं। शेर खान में तो सारी एक्टिंग होती है, पहले से डिसाइडेड होता है कि मैं ऐसे मारूंगा तू ऐसे गिरेगा, मैं ऐसे मारूंगा तू ऐसे गिरेगा। रेसलिंग के अंदर कोई भी एक मूव जो खा लें रिंग के अंदर, उसके बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ। चले कोई नहीं अभी बात सुने, आप चोक स्लैम मारेंगे वर्दा को अभी? वर्दा रेडी है चोक स्लैम। वर्दा कह रही है कि मैं चोक स्लैम खा सकती हूँ। मैंने कहा पहले वर्दा को फिर मुझे। बिला वजह दुश्मनी निकाल रहे, क्या चाह रहे हैं मैं चली जाऊँ? चोक स्लैम वर्दा मैं वैसे चली जाती हूँ। मुश्किल नहीं होता, बस गर्दन से पकड़ेंगे यूं ऊपर करेंगे। शेर खान, ये हमारी काफी बहस रह चुकी है कि तलहा कहते हैं कि ये स्क्रिप्टेड होती है पूरी रेसलिंग, और मैं कहती हूँ कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि स्क्रिप्टेड होती है, बिकॉज यार रियल ब्लड निकल रहा होता है, मैंने खुद देखा है और हम लोग तो बहुत शौक से रेसलिंग देखते हैं। तो क्या वाकई स्क्रिप्टेड होती है कि नहीं होती है? हाँ देखें, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, आपने ब्रॉक लेसनर का नाम सुना होगा, चूंकि वो WWE का भी रेसलर रह चुका है और UFC का भी रह चुका है, लेकिन उसकी एक फाइट हुई थी केन वेलास्कास के साथ। अब वो WWE के अंदर भी फाइट हुई, इससे पहले उसकी फाइट हुई थी UFC के अंदर, जिसके अंदर कहते हैं ना कि हर गली में कुत्ता भी शेर होता है। तो उसने उसको जो है वो बड़ी बुरी तरीके से जो है डोमिनेट किया ब्रॉक लेसनर को, क्योंकि वो WWE का रेसलर था। अब जब वो UFC का रेसलर WWE में आके ब्रॉक लेसनर को चैलेंज कर रहा है, तो ब्रॉक लेसनर ने 7 मिनट के अंदर उसको बीट किया और उसको बहुत मारा मैच के अंदर, और उसको एक से एक मूव मार के उसको ये साबित किया कि मैं रेसलिंग होती है, UFC नहीं होती। अग्रीड। मुझे ये बताओ शेर खान, आप सिर्फ रेंजर्स ने सपोर्ट किया और किसी ने नहीं किया? ऑडियंस, आपके फैंस का फीडबैक क्या आया? पाकिस्तान में रेसलिंग के शायकीन कितने? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि मेरे अल्लाह ने मुझे सपोर्ट किया, मेरा अल्लाह मेरे साथ था, क्योंकि बहुत सारी मंजिलें ऐसी होती हैं, क्योंकि जिस मंजिल पे मैं जा रहा हूँ, जिस डेस्टिनेशन पे मैं जा रहा हूँ, उसका नाम सक्सेस है, और सक्सेस देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। और पाकिस्तान रेंजर्स के नाम, जो हमारे पाक रेंजर्स सिंध के ब्रिगेडियर अल्ताफ अहमद साहब, जिनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ लाइव चैनल पे, उन्होंने मुझे ऐसा सपोर्ट किया कि मुझे पूरे तरीके से रिटर्न टिकट तक मुझे दिया और कैश भी दिया कि मैं वहाँ नेपाल गया 15 डेज़ के लिए इवेंट, और उन्होंने कहा कि जीत कर आना, और मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करके आया, जीत कर आया। और इंशाल्लाह ताला मेरे लिए एक बड़ा ऐलान है इनाम का, और इंशाल्लाह ताला मैं उसका मुंतज़िर हूँ कि मैं जो है रिसेंटली 12 रबीउल अव्वल, ये एक मुबारक महीना है जिसमें मुझे अल्लाह पाक ने एजाज़ दिया, और मैं मुल्क पाकिस्तान का नाम 5000 फीट बुलंद पहाड़ों पे जाके पाकिस्तान का फ्लैग रेस करके आए, जहाँ पे बादलों के अंदर और इतना ज़बरदस्त एक वेदर था, और अल्लाह पाक ने मुझे वहाँ के लिए सेलेक्ट किया, और वहाँ मैंने पाकिस्तान का परचम बुलंद किया, और पाकिस्तान के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ जब भी मेरे से हो। और इसके लिए मैं हमारे एक बहुत अच्छे साथी भी थे, कलीम मवान साहब, जो कि सिंध साइकिल एसोसिएशन के जो है प्रेसिडेंट भी हैं, और इसके अलावा एम्बेसडर भी हैं, और वो माशाल्लाह से उनके साथ बड़ा अच्छा मेरा जो है कोलैबोरेशन है, क्योंकि उन्होंने मुझे जो है रिसेंटली 3 वीक्स इवेंट से पहले जो है मुझे उन्होंने ब्रिगेडियर साहब से मिलवाया, और ब्रिगेडियर साहब ने मुझे 7 मिनट नहीं हुए थे, 7 मिनट नहीं हुए, उन्होंने कहा कि नो इश्यू, तो यू गो, पाकिस्तान के लिए खेलने जा रहे हो
तो हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। और इस बार मैं ये सोच के गया कि मैं एक नॉर्मल स्पोर्ट्समैन नहीं, मैं एक सिपाही बन के जा रहा हूँ और मुल्क के पाकिस्तान का फ्लैग रेस करके आना बात है। शेर खान, अगली फाइट कौन? अगली फाइट हमारी दुबई में है। इसके अलावा हमारी कुछ फाइट्स रिसेंटली जो रेवोल्यूशन ईस्टर्न रेसलिंग REW का मैं एशियन चैम्पियन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह 2 टाइम। तो हमारी कंपनी के जो है वो रिसेंटली यहाँ रेसलिंग इवेंट्स भी होने वाले हैं। और इसके अलावा जो है कुछ रेसलर्स आए भी हैं इस वक्त पाकिस्तान। कुछ रेसलर जो है वो रिंग ऑफ पाकिस्तान के जो है कुछ रेसलर पाकिस्तान आए हुए हैं और वो जो है पुरअज़म है पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए। और मेरी तरफ से उस पूरी टीम को विश यू ऑल द बेस्ट है। शेर खान क्या खाते, तैयारी करते हो, ट्रेनिंग दिन में कितने घंटे होती है, डाइट में कितने अंडे होते हैं? देखिए मैं तो नेपाल में था तो वहाँ और यहाँ की डाइट में आपको सिंपल इज़ दैट यही कहूँ कि लॉट्स ऑफ डिफरेंस। यहाँ बिरयानी है, वहाँ हेल्दी डाइट है। वहाँ पे जो है आप हेल्दी ग़िज़ा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि इंसान की जो डाइट होती है ही उससे बॉडी बनती है। और आप बॉडी बिल्डिंग ही सिर्फ फोकस करेंगे तो फिर आपकी डाइट नहीं होगी तो इट्स नॉट योर सिंसियर भी एक इंसान होता है, मिच्योर होता है कि वो बॉडी बिल्डिंग करता है। और रेसलिंग इज़ नॉट अ इजी जॉब, रेसलिंग बहुत टफ है। एक आखिरी सवाल है प्रोड्यूसर साहब, आखिरी सवाल है। हर रेसलर का एक स्पेशल मूव होता है, वो स्पेशल स्टाइल होता है, आपका क्या है? मेरा तो यही स्टाइल है कि मैं जब किसी रेसलिंग के रिंग के अंदर खड़ा होता हूँ तो वो मैं किसी नॉर्मल इंसान बन के नहीं खड़ा होता। बैक स्टेज में तो मैं बड़ा सीधा साधा हूँ, लेकिन इन द रिंग आई एम द बिग लायन ऑफ प्रो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ रेसलिंग एंटरटेनमेंट, REW एशियन चैम्पियन। आई एम हियर इन बोल TV और मैं पाकिस्तान का शेर हूँ। और मैं जब पाकिस्तान से बाहर भी खेलूँ तो पाकिस्तान की रेंजर्स, आर्मी, नेवीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड और पाकिस्तान की कौम ये कहे कि ये WWE में भी खेल रहा है, किसी अमेरिकन रेसलिंग में खेल रहा है या किसी भी कंपनी में खेल रहा है, वो पाकिस्तान का शेर खेल रहा है। और इसको देखो कि और दुआ करो कि ये जीते हमारे मुल्क के लिए। तो आई होप इन द रिंग I can no mercy any wrestler because live like a roar of the Sher Khan because Asian champion here of Pakistan, Zindabad. It's time to roar, baby. Do you smell what Sher Khan is cooking? Yaqeenan, Sher Khan is ready to rock Pakistan and the world in the wrestling ring. Thank you so very much, Sher Khan. आप आए, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आपकी फैंस की दुआएं आपके साथ हैं। और अब क्योंकि आपका इंटरव्यू खत्म हो गया तो प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं हकीकत पे आ जाओ। हकीकत पे आ जाए। तला के जोश खत्म हो गया। आपने आस्तीने चढ़ाई थी तला, मुझे लगा कि शायद आप कुछ तो आपको देना दिलवाना था, मैंने थोड़ी ना खाना था। कौन सी दुश्मनी है तला जो आप मुझसे निकाल रहे थे? इस वजह से तो नहीं मार है। रही थी मुझे तो मैंने भाई उनको भी मुझे माफ रखे, मैं ना मेरा रेसलिंग में शौक है ना मुझे मारधार का शौक है। मैं बहुत दूर तक सिर्फ देखने में अच्छा लगता है, आजमाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। खैर तला आप मुझसे नाराज इस वजह से तो नहीं है कि मैं खाने पीने का कुछ नहीं देती आपको? मैं वही सोच रहा हूँ, कंजूसी की इंतहा, बखील बखील बखील। माफी बखील माफी मुश्किल, माफी बहुत मुश्किल है। यहाँ पे क्या पका रही है आज? आज मैं खैर पका कुछ नहीं रही तला, लेकिन हाँ मैं खाने पीने के शौकीन जो लोग हैं मुल्क भर में हमारे मौजूद हैं, जैसे कि तला भी उनमें से एक है। और लज्जत के हुसूल के लिए खाने पीने के शौकीन अफराद दूसरे शहरों में भी सफ़र करने से गुरेज नहीं करते हैं। उनको जहाँ पता चल जाए कुछ अच्छा मिल रहा है तो लंबी लंबी ड्राइव करके वो वहाँ पे जाते हैं। किसी को कराची की नल्ली बिरयानी पसंद है तो किसी को हैदराबाद की मछली पसंद है, किसी को नाश्ते में लस्सी का गिलास चाहिए तो किसी को कोयटा होटल की कड़क दूध पत्ती चाहिए। अगर कराची के नाश्ते की बात करें तो यहाँ अमूमन लोग हलवा पूरी और पठान का अंडा पराठा खाने के बहुत शौकीन है। वैसे अंडा पराठा मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन जिंदा दिलाने लाहौर की अगर हम बात करें तो वहाँ चलता है नाश्ते में पाए, निहारी, अंडा चना, गोश्त, मुर्ग चना, ओ बड़ी वाली देगों में, बड़ी वाली देगों में होता बड़ा मजा है, नो डाउट। अरे लेकिन हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि निहारी बेसिकली निहार मुंह से निकला है तो वो सुबह सुबह नाश्ते में ही खाई जाती है, लेकिन हम कराची वाले उसको डिनर में लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन खाने से कुछ दिनों कबल इंग्लैंड टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया था। खाने से हम बात रिलेट करें तो उसमें जो उनके खिलाड़ी थे मोइन अली ने अपने इंटरव्यू में क्लियरली मेंशन किया था कि उन्होंने वाज़ेह कर दिया कराची कराची है बेटा, लाहौर लाहौर होगा। तो ये जो हमारा कराची और लाहौर के खानों का एक डिस्प्यूट है उसमें एक वोट का इजाफा हो गया है मोइन का। मानना तो पड़ेगा भाई, कराची भी कराची है और कोई पाकिस्तान में ऐसा शहर नहीं है जो मेट्रोपोलिस हो, तिजारती दारुल खिलाफा हो, ATM हो पूरे मुल्क की, कराची।
हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, कफील अहमद कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, लाहौर से खुर्रम मलिक हमारे साथ हैं। तो दोनों से पूछते हैं कि जी क्या कहते हैं वो खानों के बारे में। कराची की बिरयानी है और क्या लाहौर की बिरयानी कराची वाले बिरयानी भी हर किस्म की बिरयानी निकाल लेते हैं। कफील नल्ली बिरयानी, हलीम बिरयानी, ये बिरयानी, सिंधी बिरयानी, पंजाबी बिरयानी, KPK बिरयानी। ये हमने बिरयानी के साथ जरा जुल्म नहीं कर दिया, ज्यादती नहीं हो गई? जंगली बिरयानी भी बहुत फेमस है तला। देखिए तला, अगर हम कराची में खाने पीने के शौकीन जो हैं वो तो बहुत ज़्यादा हैं और कराची के बेशतर मकामात पर जो है बिरयानी है वो तो है। लेकिन मैं इस वक्त जो रिपोर्ट कर रहा हूँ वो गुरु मंदिर से बिनूरी टाउन मस्जिद के सामने जो हलवा पूरी का जो सेटअप है, यहाँ फैमिलीज आती हैं और बड़ी तादाद में लोग मौजूद भी हैं। मेरे साथ स्टूडेंट मौजूद हैं, अब्दुल्ला, जो कि इस्लामिक कॉलेज के हैं। अब्दुल्ला, ये जो पूरी है आप कब से यहाँ पर आते रहें और खा रहे हैं, ये बताएं। हम जब भी अक्सर आते हैं यहाँ पे तो हलवा पूरी का नाश्ता करते हैं ज़रूर, क्योंकि यहाँ की हलवा पूरी अच्छी होती है। कितना टेस्ट है और थोड़ा क्या कुछ प्राइस भी बढ़ गई है? प्राइस तो 40 रुपये की हो गई है हलवा पूरी, लेकिन खाना पड़ती है क्योंकि यहाँ की हलवा पूरी अच्छी होती है, इसलिए हम लोग यहाँ की हलवा पूरी जब भी आते हैं अक्सर तो हम खा के जाते हैं। अच्छा, ये स्टूडेंट्स के साथ साथ कुछ फैमिलीज भी यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि वो बात करने से जो है वो थोड़ा सा शाय हैं, वो नहीं बात करना चाह रहे, थोड़ा शर्मा रहे हैं। लेकिन ये जो हलवा पूरी का नाश्ता है, ये नहीं कि कुछ अब कराची में ब्रांड्स भी बन गए जो कि मुख्तलिफ औकात के अंदर जो है वो हलवा पूरी के साथ साथ जो है वो बिरयानी भी जो है वो फ़रोख्त करते हैं। और वहाँ ना सिर्फ फैमिलीज होती हैं, क्योंकि आज वर्किंग डे का पहला दिन है तो कुछ तादाद में कुछ कमी ज़रूर है, लेकिन यहाँ सैटरडे, संडे और फ्राइडे बहुत ज़्यादा जो है वो रश दिखाई देता है और फैमिलीज अब के हमरा बच्चे और जवान और जो है वो यहाँ मौजूद होते हैं और हलवा पूरी का नाश्ता जो है वो इतनी जालिम है कफील, इतनी जालिम है, मैं क्या बताऊं। रन छोड़ लाइन में अंसारी की हलवा पूरी है, वो रात को चने बनाना शुरू करता है, छोटी छोटी पूरी होती है। एक दिन मैं आपको अपने व्यूअर्स को वो हलवा पूरी तलहा कब ला रहे हैं सुबह नाश्ते में? कफील फिलहाल तो जुल्म आप कर रहे हैं, भूख लगा दी आपने, और तलहा वो पूरियां कब खिला रहे हैं मैं आपसे पूछूंगी। लेकिन फिलहाल लाहौर का रुख करते हैं और हमें खुर्रम आगा करेंगे, वो इस वक्त कहाँ मौजूद है लाहौर में। सो सॉरी यार, आपका दिल टूटा होगा, हमने कराची की शुरू में ज्यादा तारीफ कर दी और लाहौर कहने के बजाय हमने कहा कराची है। लेकिन ऑफ कोर्स आप क्रेडिट मुइन को देंगे, हमारे पास अच्छी सोर्स थी और अच्छी रिलायबल हम एविडेंस के ऊपर ये कह रहे हैं कराची। हाँ, दिल पे ना लीजिएगा। नहीं, बिल्कुल तला भाई, मैंने दिल पर नहीं लिया, क्योंकि जिंदा दिलाने लाहौरी पूरी मुल्क में जो है वो मशहूर है। लाहौर के खाने स्पेशली आपको पता है कि हर जगह जो है मशहूर है, क्योंकि कराची भी पाकिस्तान का ही शहर है और कराची में भी सिंधी बिरयानी जो है लाहौरी जो है वो इंतजार करते हैं कि हम कराची जाएं और सिंधी बिरयानी खाएं। और कसम अल्लाह की खुर्रम, मैं सिंधी हूँ, मैं आपको एक बड़ी अजीब बात बताऊं, देयर इज नो सच थिंग एज सिंधी बिरयानी। सिंधी बिरयानी नहीं पकाते, ये मसाला जात बनाने वाली कंपनियों ने जबरदस्ती हम पे थोप दी है सिंधी बिरयानी। प्लीज कंटिन्यू। लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो आपकी बात को मैं कभी डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन यकीनन मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं कराची जाऊं और सिंधी बिरयानी जो है वो टेस्ट करूं। लेकिन अगर लाहौर के खानों की बात करें तो सुबह का टाइम है और आप देख सकते हैं कि मेरे अकब में इस टाइम भी जिंदा दिलाने लाहौरी जो है कर रहे हैं, क्योंकि लाहौर के नाश्ते जो है वो सबसे ज़्यादा जो है मशहूर है और मुल्क से दिगर शहरों से जो है लाहौर स्पेशली लोग जो है वो नाश्ते करने आते हैं, क्योंकि लाहौर के मुर्ग चने जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं, बोंग पाए जो हैं वो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। और अगर रात के खानों की बात करें तो यहाँ पर जो टिक्का बोटी है, मलाई बोटी है, चिकन कबाब है और कढ़ाइयाँ हैं वो काफ़ी मशहूर है। लेकिन इस वक्त मैं घोगा नकीबिया रेस्टोरेंट में मौजूद हूँ। ये मुर्ग चनों का एक स्पेशल लाहौर का कदीमी रेस्टोरेंट है, जहाँ पर मुर्ग चनों का नाश्ता जो है बहुत लजीज जो मिलता है और यहाँ पर शहरी जो है सुबह से ही लाइनों पर लग जाते हैं और अपने बारी का जो इंतजार करते हैं। लेकिन अगर नकीबिया से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे भाई खुर्रम, लाहौर से बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे भाई कराची से हमें रिपोर्ट कर रहे थे कफील, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन साहब, लाहौर की बट कढ़ाई सबसे ज्यादा मशहूर है। अगर आपने बट कढ़ाई नहीं खाई लाहौर में तो आपने कोई कढ़ाई नहीं खाई। लेकिन मैं एक चीज बताऊं, खाने की बात हो रही है तो ऑफ कोर्स नाश्ते के लिए कहा जाता है कि बादशाहों की तरह करना चाहिए, लंच के लिए कहा जाता है कि बस दरमियाने हिसाब से करना चाहिए, और डिनर के लिए कहा जाता है फकीरों की तरह करना चाहिए, बेगर्स की तरह करना चाहिए। लेकिन नोट ये किया जाता है कि लोग सुबह सुबह जो इतने मुरगन खाने खा लेते हैं, ऑयल्स खा लेते हैं, तो उसकी वजह से उनको फिर प्रॉब्लम्स होते हैं हाजमे के। तो इसलिए खाइए जरूर, पर अपना जिस्म समझ के, अब अपना पेट समझ के।
दूसरे का पेट समझ के नहीं कि एक बार खाएंगे दोबारा नहीं खाएंगे, अपना पेट समझ के खाएं और एतदाल में खाएं, सबसे बड़ी बात ये है। और जो ज़्यादा बहुत मुरगन और रोगन वाली ग़िज़ाएं होती हैं उनसे परहेज़ करना चाहिए। अगर हम ये एहतियात कर लेंगे तो फिर हम जो है वो वर्ल्ड हार्ट अटैक पर एहतियात तब करेंगे ना जब आपका जहन आपका दिमाग जगह पे होगा, जब आप सोच रहे होंगे कि हाँ यार ये मेरी जिंदगी है, मेरा जिस्म है, मैं सोच समझ। हाँ, पर लोगों का दिमाग ही जगह पे नहीं, आधी कौम का दिमाग खराब हो चुका है वर्दा। लेकिन तलहा एक और बात ये भी है, जब आप ज़्यादा डिप्रेशन में होते हैं तो बहुत से लोगों को ईटिंग हैबिट हो जाती है, स्ट्रेस में होते हैं, आप कुछ सोच रहे होते हैं तो आपको ज़्यादा भूख लगने लगती है और ज़्यादा खाते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने शो में और बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमें सबको ये बात सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, क्योंकि आज हम मेंटल हेल्थ का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। और आलमी इदारा सेहत के मुताबिक दुनिया भर में 45 करोड़ से ज़ायद अफराद शदीद जहनी जो है वो इसके मैं कहूँगी इस प्रॉब्लम में मुब्तला है, जबकि मामूली नौयत की जहनी बीमारियों में मुब्तला अफराद की तादाद कहीं ज़्यादा है। लेकिन दूसरी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा के आदाद शुमार बताते हैं कि इस वक्त दुनिया के हर 4 में से एक शख्स किसी न किसी तौर पर वो जहनी मर्ज़ में मुब्तला है। लेकिन बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जहनी बीमारी जब होती है तो कोई भी उसकी सोल्यूशन की तरफ नहीं जाता, कोई भी डॉक्टर से जाकर रुजू नहीं करता, क्योंकि हम ये बात मानने को तैयार ही नहीं है कि हमें कोई जहनी बीमारी या घर में किसी को हो सकती है। अगर जाएं तो फिर हम वही टैबू की बात करें, तलहा कहते हैं कि जी पागल हो गया। यकीनन बहुत अफसोस की बात है। और मैं आपको बताऊं मेंटल डिसऑर्डर्स इतने किस्म के आ गए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं भी आपके सामने बैठा हूं, मैंने चश्मा बदला और मैं दूसरा इंसान बन गया। क्यों? दिमागी प्रॉब्लम हो जाता है। फिर जैसे चश्मा पहनता हूं तो एक नया शख्स सामने आ जाता है। और ये प्रॉब्लम हमारे सियासतदानों में भरपूर है कि जैसे कैमरा ऑन होता है तो वो कुछ और होते हैं, वर्दा ब्रेक में जाते हैं तो एक दूसरे को ताली मार रहे होते हैं, क्या तूने जवाब दिया, वेरी गुड यार, वेरी गुड। तो इट्स वेरी सैड कि हम कितने मेंटल डिसऑर्डर्स का शिकार है। और मेंटल डिसऑर्डर्स डिस्कस करेंगे, हमारे साथ हैं डॉक्टर किरण जावेद, साइकोलॉजिस्ट हैं। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। पहला सवाल आपसे ये है कि हम इस टैबू को कैसे तोड़ें कि कोई साइकियाट्रिस्ट के पास जाए, अबे पागल हो गया, दिमाग के डॉक्टर के पास जा रहा है, जबकि इतनी बीमारियां हैं, दिमाग की स्किज़ोफ्रेनिया है, आपका बहुत सारे सिंड्रोम्स हैं, डिसऑर्डर्स हैं, क्यों हम कैसे तोड़ें इस टैबू को? देखिए ये जो स्टिग्मा कायम हुआ हुआ है ये सिर्फ एक्सेप्टेंस से टूटेगा। एक्सेप्ट करें कि जिस तरीके से जिस्मानी बीमारी हो सकती है, जिस तरीके से हम बुखार, टाइफॉइड, कैंसर, हेपेटाइटिस, एड्स, HIV किसी भी चीज़ का शिकार हो सकते हैं जिस्मानी, इसी तरह हमारे जहन भी एक बहुत बड़ी एंटिटी है, हम जहनी बीमारी का भी शिकार हो सकते हैं, जहनी डिस्टर्बेंस परेशानी का भी शिकार हो सकते हैं। इसको एक्सेप्ट करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि ये दिखता नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट है। जो दिखता है वो बिकता है ना डॉक्टर साहब। बिल्कुल, कोई चीज दिखती नहीं है तो बोलते हैं ही नहीं दिख रही ना, नहीं कर्जे नहीं दिख रहे ना, है ही नहीं मुफ्त में कर्जे, इस आगदार के प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही ना। बहुत अच्छा वजीर क्या है ये डिनाइल है, ये भी एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि हम डिनाइल में हैं और हम इस डिनाइल को भी नहीं मानते। हम किसी प्रॉब्लम में हम उसको इनकार एक्सेप्ट ही नहीं करते, और अगर उसके इलाज के लिए जाएं तो जब कोई चीज़ है नहीं तो कैसे इलाज करवाएं। किरण, मैं आपसे सवाल करूंगी, जो आजकल फिलहाल करंट सिचुएशन चल रही है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, अगर आप वाइट कॉलर इंसान की बात करें, जो सफ़ेद पोश शख्स है वो अपने खर्चे पूरे नहीं कर पा रहा है, खर्चात नहीं कर पा रहा, उसके ऊपर भी टेंशन सवार है, घर की ख़वातीन प्रॉब्लम में है कि, लेकिन हमारे बैक एंड कहीं ना कहीं एक चीज़ हम पे सवार रहती है जो कि स्ट्रेस का, डिप्रेशन का, एंजाइटी का वजह बन सकती है, लेकिन हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो कैसे आप फील करेंगे, कैसे इस चीज़ के ऊपर हम ओवरकम कर सकते हैं इस चीज़ को? देखिए, हमने अपनी डेली रूटीन में, अपने रोज़मर्रा के कामों में अपनी इन फीलिंग्स को कहीं ना कहीं सप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं। जो आपने बात की बैक एंड पे होती हैं, बिल्कुल होती हैं, और वो ही एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हम झिड़कने की कोशिश करते हैं, हमें लगता है कि झिड़क दी, लेकिन वो झिड़की नहीं होती, हमें एक भारीपन लगता है अपने ऊपर। क्यों? क्योंकि अनरिजॉल्व्ड बिजनेस होते हैं, अनरिजॉल्व्ड इश्यूज हमारे बैक एंड पे होते हैं, राइट। जब तक वो चीज़ सोल्यूशन रेजोल्यूशन की तरफ नहीं जाएगी, एक कांस्टेंट स्ट्रेस और प्रेशर आपके बैक पे, माइंड पे मौजूद रहेगा, आपके कंधों में प्रेशर रहेगा। और जो लोग इसको और नेग्लेक्ट करते हैं वो फिर साइकोसोमैटिक हो जाती, मीन्स साइकी आपके बॉडी पे असर करती है। किसी को हर वक्त सर दर्द की शिकायत, किसी का आपने सुना होगा फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, बाइपोलर कितना आम हो गया है। एग्जैक्टली, ठीक है, ये चीजें। और ये बाइपोलर, स्किज़ोफ्रेनिया जो आपने नाम दिए, ये तो सोसाइटी समझने को भी तैयार नहीं है कि ये क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं है। बहुत दफ़ा तो देखिए, अल्लाह ताला, इस्लाम बहुत अच्छा है, लेकिन इसके साथ साथ ये प्लीज़ मानना, वरना हर चीज़ को कहते हैं कि नहीं अल्लाह से दूरी है, इस वजह से ऐसा है। अल्लाह ने भी कहा है कि अगर आपको कैंसर बुखार है तो आप डॉक्टर के पास जाएं, ठीक है, दुआ के साथ दवा भी करें, लेकिन हम जिस्मानी तौर पे तो
फ़ौरन पहुंच जाते हैं, लेकिन जहनी तौर पे हम कहते हैं नहीं, ये सिर्फ आप अल्लाह से दूरी है, इस वजह से तुम्हें परेशानियां हैं। परेशानियों का सल्यूशन बिल्कुल दुआएं भी हैं, लेकिन साथ उनके लिए इलाज के लिए भी ज़रूरी जाना पड़ेगा। ये मेंटल हेल्थ अवेयरनेस हम सब में होनी चाहिए, ये आगाही होनी चाहिए। ये आगाही के लिए कोई तैयार नहीं है, वरना ये स्टिग्मा अटैच है कि नहीं। ये तो हर दूसरा बंदा फेस कर रहा है। अगर हम आजकल के दौर की बात करें तो हम सब लोग तो आप साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जा सकते। तो मैं आप इस प्लेटफॉर्म के जरिए पूछना चाह रही हूँ कि किस तरह से हम उस चीज़ से निजात हासिल कर सकते हैं। किरण की कोई वेबसाइट हो, किरण की कोई एप्लीकेशन हो, बहुत सारे लोग हैं जो आप फी सबिलिल्लाह लोगों को कुछ एडवाइस करती हों, देखती हों, काफी सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। मेरा इंस्टाग्राम पेज है, मेरा फेसबुक पेज है, किरण जावेद ऑफिशियल। They can always contact you there. जी, they can always DM और me, आप जवाब देती हैं, आप लिफ्ट कराती हैं गरीब कस्टमर्स को। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं जवाब देती हूँ। और ये है कि मैं चाहती हूँ कि हम हर कोई जिस तरह से अपने माशरे में एक एक्टिव प्रोडक्टिव काम करे, प्ले करे, तो यही है कि सर्विसेज हम खुद में खल्क करें, ताकि हमारे थ्रू अगर किसी को अपनी परेशानियों का जो है थोड़ा सा भी अजाला मिलता है, बहाली मिलती है उससे, तो इससे बड़ी क्या बात होगी। यकीनन। लेकिन एक बड़ा सीरियस कंसर्न डॉक्टर साहब मुझे ये है कि हमारे मुल्क में जो पढ़े लिखे जाहिल हैं, जो PhDs किए हुए हैं, जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, इतना पढ़ के दुनिया देख ली है, मैं जिक्र करूंगा बहुत सारे केसेस का। फॉर एग्जांपल नूर मुकद्दम का केस है, अभी एक करंट केस चल रहा है सारा का, तो उससे वाज़ेह हो रहा है कि हमारे मुल्क में जो एलीट क्लास है ना, ऐसा नहीं कि जो गरीब है, जो महंगाई में पिसा हुआ है, वही सिर्फ जहनी मरीज है। जो एलीट क्लास है उनके जहनों में कौन कौन से मरज बसते हैं, तफसील डिस्कस करेंगे इस ब्रेक के बाद। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, आप भी कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए दुनिया बोल है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। दुनिया बोल है में मैं आपको बताऊंगा मौसम की सूरत हाल के बारे में, एंड आई टेल यू दिस, विंटर इज कमिंग। लेकिन अभी जो सूरत हाल है मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, लेकिन महकमा मौसमियात ने एक प्रेडिक्शन ये किया कि अगले 24 से 36 घंटों के दौरान मुल्क में नई हवाएं दाखिल होंगी। मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों के जरिए ये हवाएं मुल्क के अंदर नमी का जो तनासुब है वो कम करेगी, टेम्परेचर मजीद गिराएगी, लेकिन ओवरऑल ड्राई और ह्यूमिड वेदर देखा जाएगा। कराची की बात करें तो कराची में कुछ वक्त से हम काफ़ी ह्यूमिडिटी देख रहे हैं और तवक्को ये की जा रही है कि आइंदा चंद दिनों में ये ह्यूमिडिटी कम होगी, गर्मी का तनासुब भी बढ़ रहा है। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 23, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 34 रहने का आज इम्कान है। इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद वाले हमेशा कहता हूं बड़े खुशकिस्मत हैं, इनके यहाँ हमेशा बादल छाए हुए होते हैं, बारिश का इम्कान मौजूद होता है। आज ही बताया जा रहा है कि हल्के फुल्के बादल इस्लामाबाद में रहेंगे और मौसम थोड़ा बहुत खुशगवार रहेगा। इस्लामाबाद की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो टेम्परेचर बताया जा रहा है वो कम से कम जो रिकॉर्ड किया जाएगा वो होगा 17 डिग्रीज। वाह, हम लोग कराची में कितनी देर एसी चलाते हैं, हज़ारों रुपए की बिजली साड़ते हैं, फिर जाके 17 डिग्री के मजे लेते हैं। इस्लामाबाद वाले वैसे लेते रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड वहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा। और अगर हम बात करें दूसरे शहरों की, लाहौर की बात करें तो लाहौर के लिए बताया जा रहा है कि लाहौर में एक बार फिर स्मॉग की सूरत हाल और फॉग की सूरत हाल पैदा हो चुकी है, जिसकी वजह से लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कम से कम दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया जाएगा आज एक्सपेक्ट किया जा रहा है, दैट इज़ 30 डिग्री सेंटीग्रेड। खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो कालाम, दीर, चित्राल, मर्दान के अलावा दीगर शहरों में बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अल्लाह करे ये खैर की बारिश हो, बरकत की बारिश हो और इससे लोगों को मुश्किलात में इजाफा ना हो, क्योंकि ऑलरेडी सैलाब की वजह से काफ़ी लोग डिस्टर्ब हैं। सूबे के बालाई इलाकों में खैबर पख्तूनख्वा में मौसम अबर आलूद रहने का भी खदशा बरकरार रहेगा। शहरों के ज़्यादातर हिस्सों में कम से कम दर्जा हरारत 20 ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा, लेकिन दुआ ये की जा रही है कि अब विंटर्स आ जाएं, क्योंकि जो गर्मी पड़ रही है स्पेशली कराची में बहुत ड्राई है और लोगों को नज़ला ज़ुकाम का प्रॉब्लम भी शुरू हो गया है टेम्परेचर की वजह से, इस ड्राइनेस की वजह से। लेकिन अगर बात हो रही है कुछ बीमारियों की तो मैं आपको बताऊं, वर्धा के साथ इस वक्त एक बहुत पाकिस्तान की कहता हूं मैं वन ऑफ द मोस्ट फेमस डॉक्टर्स लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर सीमी जमाली मौजूद है और ज्वाइन कर चुके हैं उनको स्टूडियो में, तो मजीद उनको इंतजार नहीं कराते, चलते हैं वर्धा के पास। जी तला, थैंक यू सो मच। कराची जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट अस्पताल की साबका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सीमी जमाली को पाक फौज की तरफ से एजाज़ लेफ्टिनेंट कर्नल का एक रैंक दिया गया है और वो पहली सिविलियन है जिनको ये अवार्ड मिला है। डॉक्टर सीमी जमाली की खिदमत से कौन वाकिफ़ नहीं है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, और ये हमारे लिए एक एजाज़ की बात है कि वो आज हमारे छुपे मौजूद हैं। उनके लिए मैं एक शेर कहना चाहूँगी कि मिट्टी की वफ़ा में हम आशुफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे जो वाजिब भी ना थे।
और किसी तारुफ की मोहताज नहीं, डॉक्टर सिमी जमाली हमारे साथ आज मौजूद है, उनको वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आप पहली सिविलियन हैं जिसको आर्मी ने इस अवार्ड से नवाजा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आपने एक इतना बड़ा एक फेस देखा है, आपने आईडीज़ देखे हैं, आपने बॉम्ब ब्लास्ट देखे हैं, आपने गन शॉट्स देखे हैं, उसमें आपकी खिदमत पेश रही हैं, तो बहुत एक बड़ी बात है अपने आप। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपके तारुफ का ही बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम वेरी ऑनर्ड एंड वेरी हम्बल्ड। मैं समझती हूँ कि हम लोग, हमारी कोई फ़ौजी ट्रेनिंग तो कभी भी नहीं थी, लेकिन हमने फ़ौज की तरह काम किया है और आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि हमने अपने मुल्क में उस वक्त काम किया जिस वक्त कराची शहर जो रोशनियों का शहर था, उस वक्त अंधेरे यहाँ पर छा गए। और मुझे बड़ा दुख है कि ये अंधेरे जो थे, ये रोज़ लोगों की अमवात होती थी, रोज़ बॉम्ब ब्लास्ट होते थे, रोज़ आईईडीज़ जो थे वो एक्सप्लोजन्स हो जाते थे। और मैंने अपनी आंखों से देखा है, हमारी इमरजेंसी के अंदर आईईडीज़ लेकर लोग आए, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, उसमें अल्लाह ने हमें बचा लिया। हम तो किसी लायक ही नहीं है, लेकिन अल्लाह ने बचा लिया। और हमारी पाक फ़ौज ये सब कुछ देख रही थी, वो हमारे साथ बिल्कुल खड़े थे, हैंड एंड ग्लव। तो आई एम वेरी ऑनर्ड एंड आई एम वेरी हम्बल्ड कि पाक फ़ौज ने मुझे ये ऑनर दिया। और हम तो किसी लायक ही नहीं है, हम वो मुकाबला ही नहीं कर सकते जो वो करते हैं। वो जागते हैं सारी रात, हम सोते रहते हैं, वो जागते रहते हैं। वो बॉर्डर्स पर भी दिफा कर रहे हैं हमारा, वो मुल्क में, शहरों में, हर जगह हमारा दिफा कर रहे हैं। और इस वक्त आप देखें, चाहे आंधी आए, तूफ़ान आए, फ्लड्स आए, बारिश हो, कुछ पाक फ़ौज पेश रहती है। तो उन्होंने अगर हम जैसे आम आदमी को ये अवार्ड दिया है तो मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ उनकी। अल्लाह मियाँ की तो बहुत ही मैं शुक्रगुज़ार हूँ। और हर वक्त मेरी जान अल्लाह ने बचा ली। आई थिंक अल्लाह मियाँ हैज़ अ पर्पस बिहाइंड इट बिकॉज लेकिन एज ए सिविलियन हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो सब लोग पूरी नहीं कर पाते। लेकिन आपने ये एक एज ए सिविलियन अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने अदा की हैं, जो ड्यूटीज़ आपने निभाई हैं, सर अंजाम दी, जिसकी वजह से आपको पाक आर्मी ने इस अवार्ड से नवाजा है, तो वो भी एक कम बात नहीं है अपने आप में। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि यू आर स्टिल अ फाइटर और अभी आप कैंसर से भी फाइट कर रही हैं। जी बिल्कुल। आई सफ़र्ड कैंसर ड्यूरिंग द लास्ट टेन्योर 2020 में मुझे आई वाज डायग्नोज्ड। प्लेन क्रैश हुआ था कराची के अंदर और मुझे आई हैड एब्डोमिनल पेन एंड आई वेंट टू द इमरजेंसी ख़त्म हुई तो फिर मैंने आई वेंट टू द CT स्कैन डिपार्टमेंट एंड वेयर आई हैड अ CT एंड आई थॉट दैट आई हैड एन ऑब्स्ट्रक्शन इन माई गट। अच्छा, वो देखने के बाद मुझे लगा कि ओके 2 दिन के अंदर अंदर मेरी सर्जरी हो गई। कोविड का ज़माना था। आई केम बैक फॉर ड्यूटी और ड्यूटी पर मैंने आई डिडंट शाई अवे कि जी क्योंकि कोविड इतनी ख़तरनाक चीज़ थी। इट वाज अ नेशनल इशू फॉर एवरीबडी, सो आई कुडंट शाई अवे एंड सिट बैक कि जी मैं बीमार हो गई हूँ तो मैं बैठूँ, क्योंकि आई हैव ऑलवेज बीन टॉट टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। मैं ये नहीं कर सकती थी कि मैं छुप जाती, कहती कि मैं बीमार हूँ और मैं नहीं आऊँगी वापस। तो मैं वापस आई। उसी अरसे में मेरी कीमोथेरेपी भी हुई, मेरी रेडियोथेरेपी भी हुई, सर्जरीज भी होती रहीं, साथ साथ मैं सारा काम करती रही। कोविड वार्ड्स हमने देखे और हमारे स्टाफ ने इतनी बेहतरीन तरीके से वो चलाया कि मैं आपको बता नहीं सकती। JPMC में कोविड वार्ड्स ने बहुत ही अच्छा फंक्शन किया। वेरी ग्रेटफुल टू द डॉक्टर्स एंड नर्सेज जिन्होंने इतना साथ दिया और उन्होंने इतना काम किया कोविड के ज़माने में। और सबसे ज़्यादा हमारी जो हेल्थ मिनिस्टर थी वो तो बहुत ही पेश थी। शी वाज ऑलवेज देयर। एक ग्रुप बना हुआ था हमारा और उसमें सब लोग जो थे सब चेक करते रहते थे। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरा एक सीरियस कंसर्न है, जब आप JPMC में लीड कर रही थी तो कराची के बहुत सारे रहने वाले आपसे डायरेक्ट रब्ता करते थे। बहुत सारे प्रॉब्लम्स JPMC में, वेटिंग, इतने सारे पेशेंट्स होते हैं, इतनी मिनिमम रिसोर्सेज के साथ इतने सारे पेशेंट्स को डील करना इज अ ह्यूज चैलेंज फॉर यू गाइस। लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये तसल्ली होती थी कि डॉक्टर सिमी जमाली हैं वहाँ पे, उनसे जाके मिलो, वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगी, आपका मसला हल हो जाए। अब आप वहाँ पे नहीं है, हमें बड़ा डर लग रहा है। अब देखें, एक फेज़ आता है कि लोग आते हैं, जाते हैं, अपनी ड्यूटी करते हैं और फिर निकल जाते हैं। आई हैव रिटायर्ड फ्रॉम देयर वेरी ऑनरेबली। मैं इसलिए तो, पर आपकी रिटायरमेंट की एज नहीं है, आपके पास कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि आप काम नहीं कर सकती हैं, आप माशाल्लाह से फिट हैं, यू आर हेल्दी, यू आर स्किल्ड,
और इतने साल सर्विस करने के बाद आपकी वैल्यू और बढ़ जाती है कि यार इन्होंने इतनी सर्विस कर दी है, तो शायद ये जिस तरह कनेक्ट करती है सिस्टम के साथ कोई भी नहीं कर सकता। बिल्कुल, इसीलिए हमारी फेडरल गवर्नमेंट जो है उसमें जो हमारे मिनिस्टर हैं उन्होंने मुझे एक टास्क फोर्स बनाया जिसका हेड बना दिया है। सो इंशाल्लाह वी विल बी लीडिंग दैट आल्सो। एंड मैं बहुत सारे काम कर रही हूँ, लाइक इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस के साथ मैं उनकी कंसल्टेंट हूँ। आई एम गोइंग टू जॉइन द WHO एज वेल। सो आई एम डूइंग अ लिटिल बिट एवरीवेयर हियर एंड देयर, बट ज़ियाउद्दीन में मैं उनके चांसलर साहब की एडवाइज़र भी हूँ। सो आई एम जस्ट doing little things, but not like I used to work at TPMC. डॉक्टर सीमी जमाली का जो हम लोग आम शहरी जो कहते हैं कि इनको निकनेम दिया था, वो था लाइफ सेवर। जब भी मुश्किल पड़ जाती है डॉक्टर साहब से रब्ता करें, वो आपको बचा लेंगे। यकीनन मैं उम्मीद करता हूँ आप उसी तरह जिंदगियां बचाती रहेंगी डॉक्टर साहब। बिल्कुल इंशाल्लाह। यू वेरी काइंड, आपने इतने अच्छे अल्फाज कहे। जब तक मैं जिंदा रही, टू माई लास्ट ब्रेथ, आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप वर्किंग। ये बात तो बिल्कुल है। एंड किसी को भी मेरी ज़रूरत हो, आई एम देयर। आई डोंट चार्ज एनीबडी। आई कैन सी एनीवन, एनी टाइम, एनीवेयर। सो आई एम नॉट गोइंग टू चार्ज एनीबडी एनी फी। आई हैव नेवर चार्ज्ड एनीबडी एनीथिंग। सो आई एम स्टिल देयर फॉर एवरीबडी। वाह डॉक्टर सीमी, हम हेल्थ की बात करें तो हमारे साथ डॉक्टर किरण भी हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे आपसे कि सोल्यूशन की तरफ हम जाना चाह रहे हैं, कैसे जो रोज़मर्रा के मसाइल हैं सबके मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। डॉक्टर सिमी, आपको भी पता है कितने ज़्यादा आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे भी मनाया जा रहा है, और इतने मसाइल हैं जो सफ़ेद पोश लोगों के हैं, उससे कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं, जो हम ब्रेक में सोल्यूशन की बात कर रहे थे। टैबू के साइकियाट्रिस्ट के पास गया तो पागल हो गया, इस टैबू कैसे तोड़ें? या जो नहीं जा सकते वो घर में कैसे अपने आप को उस चीज़ से निकाल सकते हैं बाहर? देखिए, मैं इस पे कहूँगी कि बहुत आम से बोला जाता है ना कि तंदुरुस्ती 1000 नेमत है, ठीक है, और जान है तो जहान है। तो इसको लिटरल मीनिंग में भी लें, इसको सीरियस भी लें, राइट? ये सिर्फ जिस्मानी सेहत के लिए नहीं है, ये जहनी सेहत के लिए भी है। तो अपनी जान फर्स्ट प्रायोरिटी है। आप हैं तो घर बार है, ठीक है, आप हैं तो आपके आसपास के लोग हैं। तो इस टैबू से निकलने के लिए आपको लोगों की बातों को साइड पे रख के अपने सेहत के बारे में, अपनी तंदुरुस्ती के बारे में सोचना है। उसमें जहनी सेहत बहुत ज़रूरी है। लोग क्या कहेंगे कि प्लीज़ फ़िक्रे से, इस परेशानी से निकले बाहर, क्योंकि फिर वही बात है, आप हैं तो आपसे जुड़े लोग भी हैं, राइट? सो आप जाइए, रिसोर्सेज देखें। अब बहुत से लोग हमारे पास सोसाइटी में जिनके पास रिसोर्सेज हैं, जो अप्रोच कर सकते हैं लोगों को, जो ठगे छुपे में भी अप्रोच कर सकते हैं। बहुत से लोग हैं जो सफ़ेद पोश है, नहीं बताना चाहते। लेकिन देखिए, आप अपने तौर पे किसी ना किसी तरह से कोई लोग ऐसे रखें आसपास जो आपको सुन सकें, अंडरस्टैंड कर सके, कथारसिस कर सके, दिल की बात कह सकें आप उनसे। सेकेंडली, प्लीज़ प्रोफेशनल हेल्प के लिए आइए, काउंसलिंग के लिए आइए। ये बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाना, ये एक बहुत बड़ा एक खौफ है। बेहतर ये है कि पहले ही बात कर ली जाए, तो जो ज़हनी डिस्टर्बेंस है वो उस टाइप पे बढ़े ही ना, उस लेवल पर जाए ही ना, और पहले ही सोल्यूशन की तरफ आ जाए। अपनी डेली स्ट्रेसेस को प्लीज़ इग्नोर मत करें, और अपने कोई भी ऐसा अजीज़ चुनें, दोस्त हो सकता है, आपका कोई कज़न में हो सकता है, बच्चा हो सकता है, माँ बाप में हो सकता है, या इनमें से हट के कोई भी और बंदा, या मेंटल प्रोफेशनल, जिससे आप अपनी बात कह सकें और वो आपको बेहतर गाइड कर सके। आपके जो जहन पे प्रेशर्स हैं, आपके जो एंजाइटीज़ और डिप्रेशंस हैं, प्लीज़ उन पे फोकस करें, उनको लाइट मत लें, वो आगे जाके किसी भी बड़ी बीमारी का सबब बन सकते हैं। राइट, मैं कर्नल साहिबा कहूँ या डॉक्टर साहिबा? आपको जो आपको कर्नल साहिबा इज न्यू, आई जस्ट लव दैट। कर्नल साहिबा, ये बताइए, मैं गुज़िश्ता रोज अपने एक बड़े अच्छे भाई जैसे दोस्त के साथ बैठा हुआ था। वो नवाब शाह की बहुत बड़ी फैमिली है, कीरियो फैमिली है, एवरीवन नोज देम। उन्होंने मुझे किस्सा बताया नवाब शाह के। नवाब शाह में कोई भी डॉक्टर साइकिल पे आया ना, तो 1 साल के बाद उसका अपना हॉस्पिटल बन गया। और इनफैक्ट मैटर ऑफ द फैक्ट है नवाब शाह के रईस तरीन लोगों में डॉक्टर्स शामिल हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि आप जैसे डॉक्टर्स हैं जो बिना लॉस, बिना किसी लालच के, बिना पैसों के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आप खिदमत करती थी सुबह से रात तक। एक तरफ ऐसे डॉक्टर्स हैं जो देही इलाकों में, रिमोट एरियाज में चले जाते हैं, और टारगेट यही होता है पैसे कमाने हैं, इनसे पैसे निचोड़ने, और उनको पता नहीं क्या क्या चीज़ें लिख कर दे देते हैं। जो कंपनियां बोलते हैं ना, हाँ हमारी दवाई लिख कर दो, बहुत पैसे देंगे, उनको प्रमोट करते रहते हैं। तो ये किस तरह हम इसको रिजॉल्व करें, इसको रिलेट करें और इसका सोल्यूशन निकालें? देखिए, ये दिस इज़ अ मैटर ऑफ एथिक्स ऑल्सो। इसलिए कि अगर आपको घर में कोई सिखाएगा नहीं कि यू हैव टू बी ऑनेस्ट। मुझे तो मेरे वालिद साहब ने एक ही दफ़ा बताया था कि इज़्ज़त बनाना जो है ना, सारी ज़िंदगी का काम है, और बिगाड़ना 1 सेकंड का काम है। सो अगर आप रिश्वतें, मैं ऐसी जगह में बैठी थी जहाँ पर आप यू कुड टेक ब्राइब्स, यू कुड टेक बहुत सारा कुछ कर सकती थी। सबसे बड़ी ब्राइब आपको क्या ऑफर हुई डॉक्टर साहब?
1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, कई सारे करोड़, कई सारे करोड़। बस दवाई लिख के देनी है आपने? नहीं, दवाई नहीं लिख के देनी, और चीज़ों के लिए हुआ था। लेकिन मैंने कभी हराम है जो किसी से इस तरह की बात, आई एम वेरी ग्लैड, आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट। और मैं बहुत देखती थी कि लोग देखें, हमारे जैसे और भी लोग हैं जो ये इस तरह ब्राइब्स नहीं लेते, एंड वी डोंट नीड टू टेक देम। बहुत सारे ऑनेस्ट लोग हैं, बहुत सारे, बट दिस ट्रेनिंग कम्स फ्रॉम योर हाउस, फ्रॉम योर होम। अगर आई वॉज वेरी यंग व्हेन माई मदर पास्ड अवे, यू नो, ये जो फौज से मुझे प्यार हुआ, मैं आपको बताती हूँ एक स्टोरी कि 1965 में आई वॉज अ वेरी लिटिल बेबी, एंड माई मदर एट दैट टाइम यूज्ड टू ड्राइव, शी डाइड ऑफ कैंसर, which is a very sad thing, you know, but I'm telling you कि हम लोग जाया करते थे फौजी कैंप्स के अंदर, एंड शी वुड ड्राइव एंड टेक अस ओवर देयर टू डिस्ट्रीब्यूट फूड आइटम्स फॉर आवर फौजीज। और मैं उस वक्त, मुझे उस वर्दी से इतना प्यार हो गया, मेरा दिल चाहता था, यू नो, माई हार्ट वॉज कमिंग आउट कि ये वहाँ जाके अगर शहीद हो जाएं। एंड आई वॉज अ लिटिल किड, मुझे ज़िंदगी मौत का पता था, बिकॉज माई मदर टॉट मी कि my mother taught me that she was going to die, and which happened, and she said to me कि जी, and to my sisters, we are 3 sisters, तो ये बताया कि भाई I am going to watch you from above, ये कहती थी कि मैं ऊपर से देखूंगी, so don't do anything जो अल्लाह मियाँ को पसंद ना हो। और ये this was my mother's teaching, and अल्हम्दुलिल्लाह एज ए लिटिल 2 साल का बच्चा, वो 2.5 साल का बच्चा, वो समझ गया। इतनी जल्दी हम बड़े हो गए कि 2.5 साल का बच्चा बड़ा हो गया। और फिर वो दिन और आज का दिन, वो वर्दी जो थी उसमें मेरी जान है मुझे। और मैं कहती हूँ, और जब वर्दी आपने अब पहनी तो मेरा दिल जो था ना, बस मैं आपको क्या बताऊँ, व्हाट द इमोशन वाज, माय आईज वर वेलिंग अप। वैसे सिमी, अगर मुझे ऐसी वर्दी मिली होती ना, तो मैं शायद दूसरे कपड़े नहीं पहन रहा होता, मैं रोज वही वर्दी पहन के निकलता था। मैं हैरान हूं कि आप आज इस वर्दी में आई। मेरा दिल तो बड़ा करता है हर वक्त, लेकिन एक they will give decorum, and they will allow us to wear the vardi when we go to work in the hospital. So that is how it is. But उस वर्दी के ऊपर मेरी जान निसार है। वाह, वर्दी पहनने के बाद कितने लोग आपके पास? तस्वीर मैडम, एक तस्वीर आपके साथ। बहुत लोगों ने, मैं घर के गेट से निकली तो सबसे पहले तो हमारे चौकीदार ने कहा कि एक तस्वीर तो खिंचवा दे। So it was ऐसा इमोशन था, बिल्कुल लाइक, यू नो, यू फील कुछ और ही फीलिंग होती है। It's not आप वर्ड्स में शायद एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, आप एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते। आपकी पूरी गुफ्तगू सुनने के बाद मुझे ये मालूम पड़ गया कि अल्लाह ताला एक तो पहले आपकी वालिदा मोहतरमा के दर्जात बुलंद फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। लेकिन आप आज जिस मकाम पे हैं, उसमें सारा क्रेडिट जाता है आपके पेरेंट्स को, जिन्होंने आपकी ऐसी परवरिश की, जो एनवायरनमेंट आपको मिला। बट सैडली सीमी, आज की सोसाइटी में ऐसा एनवायरनमेंट बहुत कम मिलता है लोगों को। बड़े खुश नसीब लोग होते हैं। आज हम उस ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ बेटे माँ के गले पे छुरी फेर देते हैं, बेटा प्रॉपर्टी खातिर बाप को गोली मार देता है, मियाँ जो है अपनी बीवी का गला ज़िबा कर देता है, कोई डंबल से सर फाड़ देता है। और ये सिर्फ लोअर क्लास में प्रॉब्लम्स नहीं है, एलीट में भी बहुत ज़्यादा हो। और ये मैं आपको बताऊं ये क्यों प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, इसलिए कि बच्चे जो हैं उनको हम लोग छोड़ देते हैं ऑन देयर ओन। ये ड्रग्स का इफेक्ट है। हम ड्रग्स का जिक्र नहीं करते। इतने बच्चे इस वक्त हमारे मुल्क के ड्रग्स के ऊपर चल रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है। और ये ड्रग अब्यूज़ जो है, दिस इज़ समथिंग दैट वी नीड टू टेक कॉग्निजेंस। आज नहीं तो कल हमारा पूरा मुल्क इससे तबाह हो जाएगा। एंड इस पर आई थिंक द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, द गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंस एंड एवरी प्रोविंस शुड टेक नोट कि भाई आप बच्चों को ड्रग से हटाएं। ये जो ड्रग बैरन्स हैं, इनके ऊपर कोई एक्शन लें। आप वर्दी पहन के निकले, पकड़े नहीं, अब आपके पास वर्दी है, खत्म हो गया। अगर मेरे वर्दी वालों ने मुझे इजाजत दी तो मैं ये काम बिल्कुल करूंगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा। कर्नल साहिबा, मैं आपको कहूँगी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। डॉक्टर किरण का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया आज के इतने इंपॉर्टेंट डे पे। और अब तला रुख करते हैं सितारों का। सुबह से हम बात कर रहे हैं कुछ किस्मत के हालात की, सितारों की, कि 22-23 सितारे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, बड़े बड़े फैसले होने वाले हैं। खैर, माहिर फ़ल्कियात आगा बहिश्ती साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दुनिया बोल है आगा साहब। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और बहुत ज़बरदस्त आज आप लोगों ने बहुत खूबसूरत डॉक्टर सीमी भी बुलाए। हमें अच्छा लगा कि इनके प्रोग्राम देखकर, और ऐसे खिदमत वाली ख़वातीन हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए फ़ख्र की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू, बहुत बड़ी बात है। जी बहिश्ती साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि खान साहब लॉन्ग मार्च की तारीख का अनाउंसमेंट अभी तक क्यों नहीं कर रहे, क्यों इतना डिले आ रहा है?
खान साहब, क्योंकि ये मैं थोड़ा सा सितारों से हट कर और मैं सियासी ही ये इसको बयान लिए जाए, क्योंकि खान साहब इनको थकाना चाहते, थका के अचानक और अपने काफिले का ऐलान करेगा और फिर उसके बाद फिर शायद राना सनाउल्लाह के लिए इस्लामाबाद में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आपको नहीं लग रहा कि वो इन लोगों को थकाने के चक्कर में जो है वो अपने वोटर्स को, अपने सपोर्टर्स को, अपनी आवाम को भी थका रहे हैं इस इंतजार में कि कब कॉल दी जाएगी? क्योंकि हम तो हमेशा वेट कर रही होती है उनकी आवाम कि कब खान साहब वोट इलेक्शन उसकी कॉल दें, लॉन्ग मार्च की और वो सब बाहर निकल आए, लेकिन हमेशा डिले आता चला जा रहा है। देखिए, सितारों की दुनिया से अगर खान साहब के जायचे के तरफ नजर दोहराए हैं तो ये बात वाज़े तौर पता चल रहा है कि खान साहब के जायचे में एक और खूबसूरत सितारा का इजाफा हुआ है। दोहलुल अनान एक सितारा है, खान साहब की हुक्मरानी का सितारा है, जो मरीज के 8वां घर से ताल्लुक रखता है, जिससे कैंसर से ताल्लुक। आज कैंसर वालों के लिए बड़ा अच्छा दिन है, मगर अब अगर इस सितारे की तरफ हम नजर दोहराएं तो मुझे नहीं लगता है कि इमरान खान के लिए कोई मसला है या कोई हिमायत में कमी नजर आ रही है, बल्कि इमरान खान की मकबूलियत बुलंदियों की तरफ जाती हुई नजर आती है, कामयाबियों की तरफ जाती नजर आती हैं, और बेहतर हालात आने वाले इसी महीने में बहुत अहम फैसलों के साथ साथ इमरान खान के लिए बहुत जबरदस्त किस्म के कोई अच्छी खबर भी मौजूद है, क्योंकि 8वां घर इस वक्त 26वां घर के तरफ उसकी मूवमेंट नजर आती है। सही जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत देने के लिए। यकीनन उम्मीद करते हैं कि खान साहब के सितारे वैसे ही जाएं जैसे आप कह रहे हैं, लेकिन एक और शख्स है जिसके सितारे इस वक्त वर्दा बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रहे हैं। हम जानते हैं जूनियर क्रिकेट लीग पाकिस्तान में इस वक्त चल रही है, वहां पे खिलाड़ी सामने आया है बासित अली, जिसे कहते हैं बासित अली जूनियर, और बासित अली जूनियर ने ऐसी बैटिंग की है कि रमीज राजा से लेकर हर कोई उनके बारे में ट्वीट कर रहा है। उम्मीद करते हैं कि ये खिलाड़ी नेशनल टीम का भी हिस्सा बने, क्योंकि यकीनन इस जूनियर प्रीमियर लीग से हमें तवक्को यही थी कि नीचे के जो नौजवान खिलाड़ी हैं जिनमें टैलेंट कूट के भरा हुआ है, जिन्हें मौका नहीं मिलता, उन्हें मौका मिलेगा, प्लेटफॉर्म मिलेगा और वो नेशनल टीम का भी हिस्सा बनेंगे एक दिन इंशाल्लाह, बिना पर्ची के मेरिट पे। इंशाल्लाह, इसके लिए हम दुआ गो रहेंगे इंशाल्लाह ताला। खैर, इसी के साथ ही आज का शो होता है खत्म। फिर मुलाकात होगी आपसे कल सुबह 9 बजे। मुझे और तलहा को और डॉक्टर साहिबा को, कर्नल साहिबा को इजाजत दीजिए। कल मुलाकात होती है आपसे। अल्लाह हाफिज। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।